होपफुली कि अभी स्क्रीन आप लोगों को विजुअल होगी। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ कर के आ चुके हैं एंटीबॉडी के बारे में। उससे पहले अब तक आपकी इम्यूनोलॉजी के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और इन 2 लेक्चर्स के हेल्प से आपने जाना कि बेसिकली एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या-क्या इनके फीचर्स होते हैं, बॉडी के टाइप्स कितने होते हैं, कौन-कौन से एंटीबॉडी किस-किस कंडीशंस में काम करते हैं, उनका फीचर्स कैसा होता है, उनका इलेक्ट्रोफोरेटिक बैंड कैसे आती है। और आपने ये भी देखा कंपैरेटिव एनालिसिस करके कि किसका कंसंट्रेशन आपके पूरे ब्लड सेल्स में हाईएस्ट होगा, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज़ एंटीबॉडी के रिगार्डिंग में थी, उन सबको कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया और देखा यहाँ से कि 5 जो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी आपके बॉडी में पाए जा रहे हैं, उन सभी 5 एंटीबॉडीज़ का कहाँ-कहाँ पे रोल है, कौन-कौन से स्ट्रक्चर के में डिफरेंसेस है और क्या उनकी प्रॉपर्टी है। और अगर उनको नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर कराया जाता है तो कितनी-कितनी बैंड बनेंगे। एज़ वेल एज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने बात किया था एंटीबॉडी को लेकर के, उनके क्लीवेज पैटर्न को लेकर के कि जब वहाँ पे 3 केमिकल से ट्रीट कराया गया था। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग आंसर करें, उसको देखें कि अभी कितना आप लोगों को रिकॉल है। तो कल आपको एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट पढ़ाया गया था, क्लीवेज पैटर्न को लेकर के। वहाँ पे 3 केमिकल से ट्रीटमेंट कराई गई थी। नंबर पहला था पेप्सिन, नंबर दूसरा था पेपाइन, नंबर तीसरा था बीटा मरकटेफेनॉल, राइट? सो जो सवाल मैं पूछूंगा उसका आप लोगों से शॉर्ट में आंसर चाहिए होगा। सिर्फ नंबर ऑफ बैंड्स और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट के बारे में आप लोग बताएंगे, राइट? सो सपोज कि अगर कोई एक एंटीबॉडी है और कोई एक रिसर्च स्कॉलर है और वो स्कॉलर्स पेपाइन से उस एंटीबॉडी क्या करता है, डाइजेस्ट कराता है और आफ्टर डाइजेशन के बाद उस पूरे सोल्यूशन का वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराता है, राइट? तो उसको कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे और कितने बैंड मिलेंगे? 3 fragments and 2 bands. Very good. And what will be the number of fragments and band if he treated with the beta mercaptan? Four fragments and 2 bands. And then for pepsin, okay. So what is the number of bands in secretory kind of antibody A? And and serum antibody A? वेरी गुड। चलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखिएगा क्योंकि इनसे सवाल आपके हमेशा एमसीक्यूज बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसको अगर अपने को जैसा अभी आप लोगों ने रिस्पांस दिया, अच्छा लगा कि अभी आप लोगों को चीज़ें रिकॉल हैं और होपफुली कि आप लोगों ने उस रूल को फॉलो किया होगा कि 24 आवर्स के विदिन में आपको एक बार उस चीज़ को रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ओके, बाकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब आते हैं क्लास पे। सो uh, someone wants to join. Okay, आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया प्लीज़ विद इन 5 मिनट्स में आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए। मैं आधे घंटे पहले आपको क्लास का लिंक शेयर करता हूँ। दैट मीन्स कि आपको रेडी रहना चाहिए। आप अगर 9:35 के बाद अगर आप बाद आएंगे ना तो फिर आपको एंट्री करने में दिक्कत हो जाएगी। क्लास जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर यहाँ से स्विच करके वहाँ जाने में दिक्कत होता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है विद इन 9:30 से लेकर 9:35 तक आप लोग उसमें एंट्री कर लिया करें। ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, राइट? What kind of a chemical bonds are between antigen and antibody interactions and what their role and how they perform interactions between the antigen or antibody molecules. So in previous classes and already might be possible you have learned in your UG and PG also, there are hormones and receptor molecules, enzyme and substrate molecules. So just like hormones and receptors and enzyme and substrate molecules, antibody and antigen molecules are interacted to each other, and similar kind of chemical interactions are there in the case of antigen or antibody interaction. सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पढ़ेंगे जो कि आपके इम्यूनोलॉजी का एक बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाएंगे उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस का मीन क्या है? सिंपली इनका इंटरेक्ट होना, आपस में जुड़ना। जुड़ने के टाइम पे डेफिनेटली ये दोनों के दोनों क्या है, आपके एक मॉलिक्यूल्स हैं। आपने देखा कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है, प्रोटीनियस नेचर का है, कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज है। एंटीजन मॉलिक्यूल्स समटाइम्स आपके ये प्रोटीन होते हैं, समटाइम्स आपके ये लिपिड होते हैं, समटाइम्स आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, समटाइम्स इनका सेल मेम्ब्रेन का जो पूरा कंपोनेंट होता है वो होता है। सो बेसिकली दे बोथ आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड व्हेनेवर टू केमिकल कंपाउंड्स आर
interact with each other, then there will be a certain kind of interactions and certain kind of bonds will be formed. सो क्वेश्चन इज दैट, यहाँ से पूछा जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस में कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा वहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने एंटी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ करके आप आए हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में कि जो आपके एंटी एंजाइम्स होते हैं उनका ये जो एक्टिव साइट्स होता है यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। और जो भी कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होता है वो आकर के यहाँ से क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है। उसी तरीके से आपके जो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स आपने देखा कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा कि यहाँ पे इनके पास बाइंडिंग साइट्स होती है। कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है और यहाँ पे इनका ये क्या रीजन होता है, दैट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। ये भी पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये ब्लू वाला, ये वही साइट है जो कि यहाँ पे आपको मार्क किया जा रहा है। तो एंटीबॉडी का ये वाला जो साइट है जहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उनमें, और एंटीजन मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस स्ट्रक्चर होगा, ये इधर आपका पिंक कलर का जो दिख रहा है वो एंटीजन मॉलिक्यूल है, ब्लू कलर जो दिख रहा है लाइट में ये क्या आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग रीजन पे, मतलब कि जहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल से वो बाइंड करता है वहाँ पे एक्टिव फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलेट ग्रुप का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप का, राइट। तो इस तरीके से एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग वाले साइट्स पे क्या होते हैं, एक्टिवली फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। सिमिलरली एंटीजन मॉलिक्यूल जो होता है उनके पास भी जहाँ से वो एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं उस वाले पोर्शन पे वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ग्रुप पाए जाते हैं। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं। और इंटरेक्शंस का टाइप क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकता है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस हो सकता है और आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब जो कि यहाँ पहले दिया गया। इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इंटरेक्शंस। क्या इसमें से कोई भी ऐसा इंटरेक्शंस है जो कि कोवैलेंट की कैटेगरी में आता है? जो मेंशन किए गए यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन, आयनिक, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल और आयनिक बॉन्ड, क्या इनमें से कोई भी बॉन्ड ऐसा है जो कि आपका आता होगा कोवैलेंट कैटेगरी में? हाँ जी, वेरी गुड। क्या इसका कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज है क्या? वेरी गुड, एग्जैक्टली। जितने भी हार्मोन्स का रिसेप्टर से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हार्मोन्स का रिसेप्टर से, एंजाइम का सबस्ट्रेट से, एंटीजन का एंटीबॉडी से, ये जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं ना, सब के सब क्या होते हैं, आपके नॉन कोवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब जी कोवेलेंट बॉन्ड ना हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आने वाले कौन कौन से बॉन्ड है, लाइक एज पेप्टाइड बॉन्ड है, लाइक एज ए कोवेलेंट बॉन्ड है, लाइक एज आपका दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये सब किस में आते हैं, कोवेलेंट में। ये जितने भी बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल, ये सब के सब क्या है, नन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और नन कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वीकर होती है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड के। जितने भी आपके ये मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, हार्मोन्स का रिसेप्टर से, एंजाइम का सबस्ट्रेट से, एंटीजन का एंटीबॉडी से, इन सभी में रिवर्सिबल काइंड ऑफ क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल काइंड। आपने पढ़ा होगा एंजाइम में, एंजाइम इनहिबिटर, वहाँ पे दो तरीके का आपको पढ़ाए गए होंगे, रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर, राइट। तो इन रिवर्सिबल इंटरेक्शंस होने का मतलब ये हुआ कि जब भी ये आपके इंटरेक्ट हुए हैं तो कंडीशन मिलने पर ये क्या होगा, पे डिसोसिएट भी हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग का डिसएडवांटेज है कि वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, एक बार अगर वो बॉन्ड बन गया तो फिर वो ब्रेकआउट नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एंजाइम मतलब कि जो आपका एंटीबॉडी का साइट है वो हमेशा परमानेंटली उसी से बाइंड किया रहेगा, जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो सब के सब क्या हैं, नन कोवेलेंट है, और उनका नाम कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पे दिया गया। आज की क्लास में जो आपको एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या क्या हैं, मतलब किस किस कैटेगरी में एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस हो सकता है, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एग्लूटेंशियल रिएक्शंस क्या होगा, रिया जिसको आप बोलते हैं, रेडियो आइसो
रेडियो अमीनो एसिड, इसको आप रिया के नाम से जानते हैं और इसको आप एलाइजा के नाम से जानते हैं, राइट। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। ये भी आपके सिलेबस से पढ़ना है। ये वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और वन बाय वन हम लोग इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर आपको दे रखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो पर्टिकुलरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा आपका एग्लूटिनेशन। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होगा, दोनों पहले क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन पहले देख लेंगे। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि एंटीबॉडी एंड सॉल्युबल एंटीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Soluble antigen interact in aqueous solutions, form a lattice that eventually develop into a visible precipitate। जब कभी भी soluble kind का एंटीजन मॉलिक्यूल्स आता है, आपका एंटीबॉडी से क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो उस टाइम पे वो soluble एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में इंटरेक्ट होकर के एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होता है, दिखाई देता है। Such kind of interactions between the antigen और antibody is known as the precipitation reactions। और इस तरीके से जो भी आपका एंटीबॉडी जो कि एग्रीगेट करेगा सॉल्युबल एंटीजन से, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटीन। तो ये प्रेसिपिटीन जो वर्ड है किसके लिए है, दैट इज द एंटीबॉडी के लिए है। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एंटीजन कैसा, सॉल्युबल टाइप का। अगर सॉल्युबल टाइप का एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्शंस होने के बाद वहाँ पे एक क्लम्प बन जाता है, मतलब कि एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि विजिबल होगा, दिखाई देगा, जिसको कि आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। एंड एंटीबॉडीज दैट एग्रीगेट सॉल्युबल एंटीजन्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेंस। ऐसे एंटीबॉडी जो कि सॉल्युबल एंटीजन्स को क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, उनको आप प्रेसिपिटेंस के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ बोथ द एंटीबॉडी एंड एंटीजन। किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स के पास भी क्या है, आपका वैलेंसी है, मतलब बाइंड करने की कैपेसिटी है, कितना वो कितने उसके पास एंटीबॉडी से बाइंड करने का पार्ट है। सिमिलरली एंटीबॉडी के पास भी एंटीजन से बाइंड करने के क्या है, आर्म्स हैं, जैसा कि कल आपने देखा था। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, और प्रेसिपिटेशन का जो रिएक्शंस होगी उससे रेट डिपेंड करेगा कि कितना वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट लिख रखा है, द एंटीबॉडी मस्ट बी बाइवेलेंट। एंटीबॉडी जो है बाइवेलेंट होना चाहिए। प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म विद मोनोवेलेंट फ्रेगमेंट, FAB फ्रेगमेंट, दैट इज द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। मतलब आपको यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि सपोज ये अगर आपका एंटीबॉडी है इस तरीके का, तो ये क्या है आपका, दैट इज द बाइवेलेंट, मतलब इसके पास दो वैलेंसी बाइंड करने का। अगर सिर्फ एक ऐसा कोई सिंपल अगर होगा तो ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है और उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, दो चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। नंबर पहला कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब परफॉर्म होगा जब आपका सॉल्युबल काइंड का एंटीजन मॉलिक्यूल एंटीबॉडी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मींस बाइंड करेगा, तो वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे बताया गया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होगा वो एंटीजन और एंटीबॉडी के वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, तो वो कितने वैलेंट वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने वैलेंट वाले आपके एंटीबॉडी हैं। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया कि मतलब टेक्निकली किसी भी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस को फॉर्म होने के लिए एंटीबॉडी का डाइवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट, बाइवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है। मोनोवेलेंट में वो आपका रिएक्शंस नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एंटीबॉडी के पास जितना ज़्यादा वैलेंसी होगी, या सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एंटीजन दूँ और इस एंटीजन के पास मान लीजिए 3 आपके क्या है, बाइंडिंग साइट है, या सपोज 2 बाइंडिंग साइट है फॉर एग्जाम्पल। ओके, और आपके पास सारे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इन सबका रिएक्शन कराया जाए प्रेसिपिटेशन के लिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी विल फॉर्म हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पे एंटीजन क्या है, तो हाँ जी, एंटीबॉडी जी एंड IgM। IgG क्यों, कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर, दैट इज वाई। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन के अलावा यहाँ पे डिपेंड करेगा वैलेंसी फैक्टर, आपका यहाँ पे वैलेंसी है, और आपको मालूम है कि एंटीबॉडी के पास सबसे हाईएस्ट वैलेंसी है। सो जितने भी आपके एंटीबॉडी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कोई एंटीबॉडी होगा तो M होगा। देन उसके बाद आपके क्या होंगे, जी होंगे, जी होगा कि ए होगा, ए होगा।
देन इसके बाद आपको जी, फिर डी, फिर ए, राइट? क्योंकि ये आपका क्या है, इसके पास 4 बाइंडिंग साइट्स होती है, इसके बाद 10 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए एंटीबॉडी का और एंटीजन का आपका वैलेंसी जो है वो डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा वैलेंसी रहेगी उतना ज़्यादा एंटीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा और उतना ही प्रेसिपिटेट क्या होगा वहाँ पे बनेगा। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है? द इंटरेक्शन बिटवीन द एंटीबॉडी एंड अ पार्टिकुलेट एंटीजन रिजल्ट इन अ विजिबल क्लम्पिंग कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से सिमिलरिटीज के साथ साथ में डिफरेंसेस भी है। यहाँ पर बताया गया कि कोई पार्टिकुलेट होगा जो कि मतलब कि आपका कोई मैटर होगा और ऐसा सॉल्युबल टाइप का नहीं होगा, जो कि वहाँ पे क्या था, सॉल्युबल टाइप का था। तो सिर्फ एंटीजन के सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ये रिएक्शंस आपको बताए जाते हैं या ये रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिलता है, दैट इज द प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन। बहुत बारी एग्जाम में बच्चों से प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप डिफरेंस बताइए, तो वो बेसिकली बता नहीं पाते। उनके दिमाग में बस यही बात आती है कि वहाँ पे भी इंट्रैक्शन होता है, क्लम्पिंग बनता है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन होता है, विजिबल क्लम्पिंग बनती है। यहाँ पे भी लिख रखा है विजिबल प्रेसिपिटेट, यहाँ पे भी लिख रखा है विजिबल क्लम्पिंग। यहाँ पे भी इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। डिफरेंस किसका है? सिर्फ एंटीजन की स्टेट का। अगर एंटीजन सॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेशन जाएगा, और अगर सॉल्युबल नहीं होगा, पार्टिकुलेट होगा, तो कैसा जाएगा? दैट इज द एग्लूटिनेशन जाएगा। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जिसका रिलेशन पिछले वाले क्लास से होगा। क्या मुझे बता सकता है कोई कि जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा तो उस टाइम पे कौन सी टाइप की इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी? सेल मीडिएटेड एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड, ह्यूमरल, और कोई? ये सतीश मेरे ख्याल से बोल रहे हैं, है ना? ओके, वेरी गुड। और कोई? ह्यूमरल, ओके। हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया, फटाफट आंसर करिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके बॉडी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो रहा है, सो उस टाइम पे कौन सा आपके इम्यून सिस्टम का सिस्टम एक्टिवेट होगा? दैट इज सेल मीडिएटेड या ह्यूमरल। सो अब तक 3 लोगों ने, 2 लोगों ने आंसर दिया है ह्यूमरल इम्यूनिटी। जल्दी बताइए। इतना कॉन्फिडेंस लूज क्यों है भाई? अरे अभी कल की क्लास में पढ़ाया पढ़ाया था, नहीं कल नहीं, परसों परसों क्लास में पढ़ाया था। याद रखिएगा हमेशा जब कभी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स का नेचर प्रोटीनियस हो और सॉल्युबल हो, तो वो हमेशा बी सेल्स को क्या करेगा? बाइंड करेगा। और बी सेल्स को अगर बाइंड करेगा तो क्या चलेगा? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और अगर कोई एंटीजन मॉलिक्यूल आपका इनसॉल्युबल हो तो वो किसको बाइंड करेगा? एमएससी मॉलिक्यूल को। जाके बाइंड किसको करेगा? टी सेल्स को। और अगर टी सेल्स को कराएगा तो कौन एक्टिवेट होगा? दैट इज सेल मीडिएटेड। तो मतलब आप लिख सकते हैं कि जो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होगा उसकी वजह से आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। प्रेसिपिटेशन से जो होगा वो कौन होगा? दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होगा। तो अपने अपने नोट्स में ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी जानकारी के लिए। ये सारी चीजें आपको बुक में कहीं लिखी हुई मिलेगी नहीं। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप अप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा कि बी सेल आपका एक्टिवेट कब होगा, टी सेल आपका एक्टिवेट कब होगा, और आपने वहां पे जाना था कि बी सेल्स आपका तब एक्टिवेट होता है जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स कैसा हो? सॉल्युबल नेचर का हो। यहाँ पे भी आपको दिया जा रहा है कि सॉल्युबल एंटीजन मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन जब होगा एंटीबॉडी से तो क्या बनेगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिपिटेशन के टाइम पर आपकी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होगी? एक्टिवेट होगी। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको याद भी रखिएगा। यहाँ पर ओके, एक पॉइंट यहाँ पे और भी था, एंटीजन मस्ट बी आइदर बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। यहाँ पे एक फिगर दिया जा रहा है, उस फिगर से आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा और किस तरीके से एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले तो आपको सिमिलरिटीज बताया जा रहा है कि एंटीबॉडी क्रॉस लाइन एंटीजन ऑफ एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। दोनों के ही केस में क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में क्या होगी? क्रॉस लिंकिंग होगी, और एक वो क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट बनाएंगे या विजिबल क्लम्प बनाते हैं। डिफरेंसेस क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आपका एंटीजन का जो नेचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? दैट इज अ सॉल्युबल होना चाहिए। एग्लूटिनेशन में कैसा होना चाहिए? दैट इज अ इनसॉल्युबल एंटीजन होना चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे दे रखा है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, बैक्टीरिया, एंटीजन फिक्स्ड ऑन ब्रेड्स एटसेट्रा। ये सब आपके क्या है? इन दैट इज द इनसॉल्युबल एंटीजन टाइम के हैं। तो इनसॉल्युबल जब एंटीजन आपका अगर होगा तो क्या बनेगा? एग्लूटिनेशन। और अगर सॉल्युबल होगा क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेशन। इतना क्लियर डिफरेंसेस आपको समझ जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है।
नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे दैट इज द रिया पे, जिसका फुल फॉर्म है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। नहीं, अभी पहले इस पे पढ़ लेते हैं फिर रिया आएंगे। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है लाइक एज एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, उनका किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है किसी भी मैट्रिक्स में। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है कि इन रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन एन एंटीजन सैंपल इज प्लेस्ड इन अ वेल एंड अलाउड टू डिफ्यूज इनटू अगार कंटेनिंग सुटेबल डाइल्यूशन ऑफ एंटी सीरम। मतलब सिंपली एक ऐसा प्लेट होता है जिसमें कि एक मीडिया होती है, और इस मीडिया कैसा होता है सॉलिडिफाई, मतलब कि अगार अमेंडेड होता है, अगार से मिला हुआ रहेगा। और इस मीडिया को इस मीडिया में क्या है, पूरा आपका एंटीजन मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है जो कि सॉलिडिफाई है। और वहाँ पे आपका सुटेबल कंसंट्रेशन पे क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को क्या करते हैं, डालते हैं और देखते हैं कि उसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो उस मूवमेंट की वजह से जो आपका बनेगा उसको आप बोलते हैं दैट इज द रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि एज द एंटीजन डिफ्यूजेस इनटू द अगार द रीजन ऑफ इक्विवेलेंस इज एस्टैब्लिश एंड रिंग ऑफ अ प्रेसिपिटेशन अ प्रेसिपिटेंट रिंग फॉर्म अराउंड द वेल। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फिगर, पहले फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है आपका, यहाँ पे ये जो आपका रेड कलर मतलब ब्लू कलर का है वो आपके क्या है, दैट इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो रेड कलर वाले हैं वो आपके क्या है, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि इन रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन एन एंटीजन सैंपल इज प्लेस्ड इन अ वेल एंड अलाउड टू डिफ्यूज इनटू अगार कंटेनिंग सुटेबल डाइल्यूशन ऑफ एंटी सीरम। एक प्लेट है, जैसा कि आप लोगों ने अगर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, तो पट्टी प्लेट्स है और उस पट्टी प्लेट्स में कोई एक मीडिया रखी गई है जो कि सॉलिडिफाई है। सपोज मान लीजिए एलबी मीडिया होगा या एल मीडिया बोल सकते हैं या एन मीडिया बोल सकते हैं, ये अगार अबंडेड है, न्यूट्रिएंट अगार या फिर लूरिया अगार। तो इस अगार वाले मीडिया में क्या किया गया है, जब वो लिक्विड के फॉर्म में था तो उसमें एंटीबॉडी को क्या किया गया है, लो कंसंट्रेशन पे डाल दिया गया है। अब उसको मिक्स करके पूरा क्या किया गया, इसको प्लेट को पूरा पोर कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया इसको सॉलिड होने के लिए। सॉलिडिफाई जब ये हो गया तो यहाँ पे सेंटर में क्या किया गया है, एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। अब ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है थ्रू द अगार मीडिया के। जहां जहां पे उसको एंटीबॉडी मिल रहा है वहां वहां पे बेसिकली क्या कर रहा है, वो बाइंड कर रहा है। तो एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन जहां पे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा वहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिंग का फॉर्मेशन आपको बताता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, डिफ्यूज करता है किसकी तरफ, दैट इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की तरफ। और जहां कहीं पे भी एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखेगा वहां पे पूरा क्या बनता है, दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये रिंग बन जाती है जिसको कि आप प्रेसिपिटीन रिंग के नाम से जानते हैं। तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, रेडियली क्या करेगा, मूव करेगा। इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स है इम्यून के, मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी। तो पहले अगार वाली प्लेट के सोल्यूशन में क्या डाला गया, एंटीबॉडी डाला गया और उसको पोर कर दिया गया सॉलिडिफाई होने के लिए। जब एक बार सॉलिडिफाई हो गया तो उसमें एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया, सेंटर में पोर किया गया और अलाउ किया गया डिफ्यूज होने के लिए। तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या किया, मूव किया और जा करके एंटीबॉडी से बाइंड किया। जहाँ पे बाइंड किया वहाँ पे जस्ट लाइक रिंग का फॉर्मेशन किया और उस रिंग को आप बोलते हैं प्रेसिपिटीन रिंग। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं दैट इज द रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। द एरिया ऑफ प्रेसिपिटीन रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन। जितना ज़्यादा एरिया बनेगा, जितना ज़्यादा रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसका मतलब ये हुआ कि उस सैंपल में, मतलब उस प्लेट में एंटीजन का कंसंट्रेशन क्या उतना ही ज़्यादा है। सपोज कीजिए अगर आपका यहाँ पे दो प्लेट मैंने लिया हुआ था और दोनों को टेस्ट में लगाया हुआ है, राइट, और एंटीजन मॉलिक्यूल्स मैंने सेम कंसंट्रेशन पे क्या किया, डाल दिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे एक आपकी जो रिंग है थोड़ी चौड़ी बन जाए लाइक दैट इस तरीके से, और एक रिंग क्या हो आपका पतला बन जाए। तो रिंग की थिकनेस देख करके या एरिया जो कवर कर रहा है उसको देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे कॉम्प्लेक्सन मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये रिंग वही बताती है किसको, दैट इज द कॉम्प्लेक्स को। जहाँ पे आपका एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बाइंड करेगा, इंटरेक्ट हुआ रहेगा, वही से वो रिंग बनती है जिसको कि आप प्रेसिपिटीन रिंग के नाम से जानते हैं। सो दिस इज अबाउट द रेडियल अमीनो डिफ्यूजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज द डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, एंटीबॉडी की तरह डिफ्यूज कर रहा था। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन में आप देखेंगे कि दोनों ही क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी एक दूसरे की तरफ। यहाँ पे दे रखा है बोथ एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूज रेडियली फ्रॉम वेल टुवर्ड्स ईच अदर। जो भी आपका प्लेट होगा उस प्लेट से निकल करके दोनों ही
एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं और एक स्टैब्लिश करते हैं क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे टाइप के डिफ्यूजन को आप डबल इम्यूनो डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। डबल का मतलब हुआ यहाँ पे दोनों, दैट इज एंटीजन और एंटीबॉडी। फिगर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपके वेल्स हैं, यहाँ पे एंटीबॉडी रखा गया है और यहाँ पे आपका एंटीजन रखा गया है, राइट। तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और मूव करते करते जहाँ पे इंटरेक्ट होंगे वहाँ पे ये वाला प्लेट आपको जो दिख रहा है ऐसे लाइक दिस बैंड की तरीके से, ये है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे एग्जैक्टली एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ है, इंटरेक्शंस हुए हैं। सो इस केस में दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, दैट इज वाई इसको आप बोलते हैं डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज होना। सो दिस इज अबाउट द रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन एंड डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। होपफुली कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और अब आते हैं यहाँ पे रिया पे, रेडियो इम्यूनो एसे, राइट। सो रेडियो अमीनो एसिड क्या है और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, पहले इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को देने वाले का जो नाम है यहाँ पे आपको लिख रखा है, बर्सन एंड रोजालेन। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का इंट्रैक्शंस होता है वो बेसिकली क्या है, कॉम्पिटिटिव बेस का होता है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, जिस तरीके से सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में होता है, राइट। तो रेडियो में इन्होंने क्या किया, रिया में इन्होंने क्या किया कि उसको रेडियो लेबल्ड कर दिया। रेडियो लेबल्ड वाले को, नॉन लेबल्ड वाले को, दोनों को क्या किया, साथ में ही अलाउ किया बाइंड करने के लिए, और बाइंड करने के रेट पर पता करके बताया जो है कि हाँ कितना कंसंट्रेशन आपका होता है। क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे आराम से समझेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि रिया का यूज आप क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंसुलिन एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स इन डायबिटिक पेशेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार इसको डायबिटिक पेशेंट में कितना इंसुलिन और एंटी इंसुलिन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए रिया टेक्निक का क्या किया गया, यूज किया गया, राइट। पहली बार प्रिंसिपल रिया का क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ रिया इन्वॉल्व कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन टू द हाई कंसंट्रेटिव एंटीबॉडी। एक आपके पास यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी है, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, और यहाँ पे दो आपके पास क्या है, एंटीजन है। एक एंटीजन है कैसा, दैट इज द रेडियो लेबल्ड है, और एक क्या आपका नॉर्मल है। ये जो एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट है, ये जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स से, इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये एंटीजन आपका रेडियो लेबल्ड है या ये रेडियो आपका ये एंटीजन क्या है, नॉर्मल है। इसको मतलब सिर्फ किससे है, बाइंड करने से। चूंकि दोनों ही एंटीबॉडी, दोनों ही एंटीजन आपके सेम काइंड के हैं, तो वो सेम साइड के लिए क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन्स करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होता है इस एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि नॉर्मल और रेडियो लेबल्ड वाले में से जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वही मॉलिक्यूल क्या करेगा, जा करके बाइंड करेगा। यही इनका बेसिक प्रिंसिपल होता है, कॉम्पिटिशन किसके बीच में, रेडियो लेबल्ड वाले के और नॉन लेबल्ड वाले के। एंटीबॉडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एंटीजन मॉलिक्यूल आपका रेडियो लेबल्ड है या अनलेबल्ड है, उसको मतलब सिर्फ किससे है, दैट इज द एंटीजन के शेप से। तो दोनों ही एंटीजन का शेप क्या है, बराबर बराबर है, एक जैसा है। तो इसलिए एक ही एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट से क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द रिया टेक्निक, हाउ रिया टेक्निक परफॉर्म, दैट इज कॉम्पिटिटिव टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, और कॉम्पिटिटिव टाइप का क्या होगा, यहाँ पे बाइंडिंग होगी। ओके यहाँ पे दिया जा रहा है कि द लेबल्ड एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटीबॉडी एट अ कंसंट्रेशन दैट सैचुरेट द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। मतलब इस लाइन का ये हुआ कि यहाँ पे जो रेडियो लेबल्ड आपके एंटीजन्स हैं, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल पे हमें ये एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन मालूम है, मान लीजिए यहाँ पे 10 एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल, समझने के लिए 10 एंटीबॉडी है, और अगर ये 10 इम्यूनोग्लोबुलिन है तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट, अगर मान लीजिए नॉर्मल एंटीबॉडी है लाइक आपका जी ए है, डी है, एक्सेट्रा है, तो यहाँ पे टोटल बाइंडिंग साइट्स कितने होंगे, 20 होंगे, क्योंकि एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल के पास कितना साइट्स है, 2 है। तो 10 एंटीबॉडी के पास कितना होगा, 20 साइट्स होगा। तो 20 साइट्स अगर होंगे, इसका मतलब कि ये 20 एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, करेगा। तो यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो लेबल्ड वाला एंटीजन जो होता है उसको हाई कंसंट्रेशन पे, इतना कंसंट्रेशन कि उस मीडिया में जितने भी एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं उन सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग साइट क्या हो जाए, पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाए, मतलब बाइंड कर जाए। कोई भी एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट वैकेंट ना रह जाए,
ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं दैट इज द सैचुरेट कॉन्सेंट्रेशन। कैसा? सैचुरेट। मतलब कि अब एंटीबॉडी को सैचुरेट कर चुका है कि अब फर्दर एंटीजन मॉलिक्यूल्स से एंटीबॉडी नहीं बाइंड कर पाएगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए कि यहाँ पे 10 एंटीबॉडी था, उसके हिसाब से यहाँ पे 10 एंटीजन बाइंड करने की साइट आई, इसका मतलब यहाँ पे 10 एंटीजन मॉलिक्यूल होगा। अब ये 10 एंटीजन मॉलिक्यूल कैसे हैं? आपके रेडियो लेबल्ड हैं। कैसे हैं? रेडियो लेबल्ड हैं। इनको क्या किया गया? यहाँ पे मिक्स किया गया। किसको? ये एंटीबॉडी को और रेडियो लेबल्ड एंटीजन को उस कंसंट्रेशन पे जिस कंसंट्रेशन पे सारे एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का एंटीजन साइड जो है बाइंडिंग साइड वो कवर हो जाए। राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया? देन द टेस्ट सैंपल ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन ऑफ अननोन कंसंट्रेशंस आर एडेड इन प्रोग्रेसिवली लार्जर अमाउंट। अब क्या किया गया नेक्स्ट स्टेप में? मान लीजिए ये एक ऐसा पूरा बीकर है और इस बीकर में ये दोनों रखे हुए हैं। अब अगला स्टेप में क्या किया गया कि जिस सैंपल का आपको टेस्टिंग करनी है एंटीजन से एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस कराने के लिए, बाइंडिंग पता करने के लिए, उस एंटीजन मॉलिक्यूल्स का जिसका कि कोई भी कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है, कोई भी नंबर मालूम नहीं है, उसको क्या किया हमने यहाँ पे ऐड किया है। राइट। इसका भी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा ही है, लेकिन कितना मॉलिक्यूल हमको ये पता नहीं है। होगा क्या? द एंटीबॉडी डज नॉट डिस्टिंग्विश लेबल्ड फ्रॉम अनलेबल्ड एंटीजन। मतलब कि इस एंटीबॉडी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये रेडियो लेबल्ड वाला एंटीजन जो आपने दिया है वो उससे बाइंड करेगा, या जो आपका अभी ये नॉर्मली सैंपल से एंटीजन मॉलिक्यूल्स आ रहा है उससे बाइंड करेगा। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, वो इन चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। उसको मतलब सिर्फ किससे? दैट इज द बाइंडिंग करने से। ओके। सो क्या होगा? सो दैट द टू काइंड्स ऑफ एंटीजन compete फॉर अवेलेबल बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये दोनों जो आपके एंटीबॉडी है एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैं, रेडियो लेबल्ड वाला भी और आपका दैट इज द नॉर्मल एंटीजन वाला भी। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आता रहे, अदरवाइज दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एंटीजन मॉलिक्यूल्स रेडियो लेबल्ड वाला, ये बाइंडिंग साइट है। ओके। और यहाँ पे मान लीजिए क्या है? आपका नॉर्मल वाला एंटीजन है। इनका कंसंट्रेशन भी सैचुरेट करने वाला है, इनका कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, अननोन है। ओके। तो अब इन दोनों में क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा बाइंड करने के लिए। मतलब कि ये वाला भी एंटीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका आएगा बाइंड करने के लिए, और इधर से ये वाला भी आपका आएगा बाइंड करने के लिए। ओके। कंपटीशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? बाइंड करेगा। तो पहले ही आपको बताया गया कि जो अननोन सैंपल है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली किस वाले से? दैट इज रेडियो लेबल्ड वाले से। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? आपका बाइंड करेगा। जितना मॉलिक्यूल आपका रेडियो लेबल्ड का फ्री फॉर्म में, अनबाउंड फॉर्म में क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा, वो आपको दिख जाएगा। मतलब कि रेडियो लेबल्ड है चूंकि, तो उसकी एस्टिमेशन हम लोग कर पाते हैं। तो जितना आपका सपोज कि यहाँ पे हमने 20 एंटीजन मॉलिक्यूल लेके चले थे और 20 आपका एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता था, लेकिन मान लीजिए जब ये सैंपल आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आपने डाला, तो उस 20 में से आपको क्या है? 10 एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे गए फ्री फॉर्म में। तो इससे पता चलेगा कि बेसिकली इस सैंपल में जहाँ पे आपका नॉन कंसंट्रेशन था उसमें 10 एंटीजन मॉलिक्यूल हैं जो कि आपका आकर के यहाँ पे क्या किया है? बाइंड किया है, जिसकी वजह से आपका 10 एंटीजन मॉलिक्यूल रेडियो लेबल्ड वाला क्या दिखाई दे रहा? फ्री फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रिया टेक्निक, दैट इज रेडियो अमीनो एसिड। That means there is a competition between the radio labeled and non-labeled antigen molecules for the same kind of a binding site. लेबल्ड रेडियो लेबल्ड वाले एंटीजन के नंबर के हिसाब से आप पता लगाते हैं किसका? दैट इज द अनलेबल्ड वाले सैंपल, अननोन सैंपल वाले सैंपल में से एंटीजन मॉलिक्यूल का जितना नंबर आपका इसका ये फ्री फॉर्म में रहेगा, उतने नंबर आपका क्या किया रहेगा? बाउंड किया रहेगा। तो उससे पता हमको लग जाता है। The antigen is generally labeled with the gamma emitting isotope such as iodine, that is 125। आयोडीन का एटॉमिक 125, ये वाले से क्या किया जाता है? लेवलिंग की जाती है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था, दैट इज़ भाई मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि रिया टेक्निक का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा फिगर के हेल्प से भी समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है रिया टेक्निक के लिए कि आपका ये क्या है? रेडियो लेबल एंटीजन मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या आपका? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है। ये इसके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं।
राइट। स्टेप 1 में क्या किया गया, पहले ये दोनों को डाला गया। ओके। अब आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो आपका द पेशेंट अनलेबल्ड एंटीजन, अब इस मिक्सचर में जो पेशेंट का सैंपल है जिसमें कि कोई भी आपको पता नहीं है कि हाँ कितना एंटीजन मॉलिक्यूल है और कोई लेबलिंग नहीं है, उसका क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाला जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट अनलेबल्ड एंटीजन्स और रेडियो लेबल्ड एंटीजन्स आर डिस्प्लेड, तो ये दोनों तरीके से क्या होगा यहाँ पे आएगा। तो जितना आपका फ्री फॉर्म में रेडियो लेबल्ड वाला एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देगा, उसके बेसिस पे आप ये बता पाएंगे कि आपका जो अनलेबल्ड वाला एंटीजन था वो इतने कॉन्सेंट्रेशन में था। तो यहाँ पे दे रखा है अनबाउंड एंटीजन्स आर सेपरेटेड, रेडियो एक्टिव एंटीजन्स बाउंड टू द एंटीबॉडी आर मेजर्ड। तो जो आपके रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बाउंड किए होंगे उनसे क्या किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा कि अच्छा भैया कितना आपका एंटीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड किया है, और जितना आपका वैकेंट रहेगा, मतलब जितना कम आपका बाइंड किया रहेगा वही नंबर पूरा किसका हो जाएगा, अनलेबल्ड वाले का। जैसे सपोज मैंने बताया कि 20 आपके स्टार्टिंग में एंटीजन मॉलिक्यूल थे, उनमें से मान लीजिए अगर आपका 10 मॉलिक्यूल आपका दिखाई दे जाता है मेजर करने पर, इसका मतलब ये होगा कि 10 एंटीजन मॉलिक्यूल आपका उस सैंपल में प्रेजेंट था जो कि बाइंड किया है उस एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स से। यही है आपका रेडियो अमीनो एसिड और इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सिंपली आपको समझना होगा 3 पॉइंट में। नंबर पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल्स में कॉम्पिटिशन्स होता है एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट से बाइंड करने के लिए। वो कौन-कौन से हैं? एक तो आपका नोन है, दैट इज़ द रेडियो लेबल्ड है, और दूसरा आपका क्या होगा, दैट इज़ पेशेंट के बॉडीज़ होगा, मतलब पेशेंट का जो सैंपल होगा जिसको आपको चेकअप करना है। तो इन दोनों में क्या होगा, आपका कॉम्पिटिशन्स होगा, जो बाइंड करेगा आपका, और मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो बाइंड करेगा, जो बाइंड नहीं करेगा उस टाइप के रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि हाँ इतना परसेंट में ये एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट हुआ है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको रिया में कहीं कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ें। हाँ जी, आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम? चलिए, बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको रिया समझ में आ गया तो फिर आपको एलाइजा बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एलाइजा का भी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे कोई रेडियो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें आपकी लगभग लगभग सेम होती हैं। एलाइजा जिसको कि माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी के लेबोरेटरी में, बायोटेक्नोलॉजी के लेबोरेटरी में लगभग सभी जगह ये एलाइजा किट यूज़ किया जाता है, और आप लोग देखे भी होंगे, मास्टर डिग्री कर चुके हैं आप लोग तो शायद मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं है, अभी स्कूल में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इसका मतलब ही यहाँ पे हो जाता है कि कोई एक एंजाइम होगा जिसमें कि कोई आपका एंटीबॉडी, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स मीन्स एंटीबॉडी क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसके बेसिस पे ऐसे किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सिमिलर इन प्रिंसिपल टू द रिया बट डिपेंड्स ऑन एन एंजाइम रादर देन रेडियो एक्टिव लेवल। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल आपका रेडियो लेबल्ड के मतलब रिया के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, एंजाइम पे, ना कि रेडियो लेबल्ड एंटीजन मॉलिक्यूल पे। तो एंजाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, दैट इज वाई इसका नाम भी रखा है एंजाइम लिंक्ड, मतलब एंजाइम से कनेक्टेड है और एंजाइम की वजह से एनालिसिस हो रही है, सो दैट इज वाई इसको आप एंजाइम लिंक के नाम से जानते हैं। क्या कॉन्सेप्ट हो गया इसका, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा कि उसमें बताया गया कि आपका जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, कॉम्पिटिशन्स करता है सेम काइंड की एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट से बाइंड करने के लिए। तो क्या ऐसा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी आपका एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बाइंड करेगा एंटीबॉडी से। कुछ कुछ केसेस में आपका एंटीजन का एनालिसिस किया जाएगा और कुछ केसेस में आपका एंटीबॉडी का एनालिसिस किया जाएगा। तो एलाइजा जो टेक्निक होती है उस टेक्निक का यूज आप दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करने के लिए करते हैं। कौन कौन, दैट इज द एंटीबॉडी और एंटीजन, दोनों देखेंगे यहाँ पे हम लोग। A number of enzymes have been employed for ELISA, including alkaline phosphatase, horseradish peroxidase, and galactosidase. ओके, इन एंजाइम्स के बारे में बहुत पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का, हॉर्सरेडिस पेरोक्सिडेज का और गैलेक्टोसाइडेज का। ये वाला एंजाइम का क्या मतलब होता है, हॉर्सरेडिस है क्या, कोई बताएगा?
बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग? और कोई? क्या है ये हॉर्स रेडिस? अरे वो तो हम समझ गए, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो हॉर्स रेडिस बोला जाता है ये क्या है? क्या कोई घोड़ा है, कोई क्या है मतलब ये? अरे भाई, इतना इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मतलब कि घोड़ा और मूली मिला करके बनाया गया हॉर्स रेडिस। वेरी गुड। सो यहाँ पे तीन एंजाइम आपको लिखे गए हैं: अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज या गैलेक्टोसाइडेज ओनली। राइट, तो जहाँ पे हॉर्स रेडिस का मतलब है ये प्लांट एंजाइम है, मतलब ये एक कटेगरी का ये प्लांट है और उसके बॉडी में पाया जाने वाला पेरोक्सिडेज एक एंजाइम है। सो हॉर्स रेडिस मीन्स प्लांट से निकाला गया एंजाइम है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका ये बैक्टीरिया में भी होता है, सॉइल में भी होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, किसी भी सोर्सेज में पाया जाता है। गैलेक्टोसाइडेज भी आपका बैक्टीरियल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाते हैं और सॉइल में भी पाया जाता है और एज वेल एज एनिमल में भी पाए जाते हैं। ये सभी के सभी एंजाइम्स हैं जो कि अपना काम करते हैं, मतलब कि अलग अलग। जैसे पेरोक्साइडेज क्या करता है, जो पेरोक्साइड होते हैं उनको वाटर में और ऑक्सीजन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, जहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसको उस बॉन्ड को ब्रेक करके उस फॉस्फेट को फ्री करने क्या करता है, काम करता है। तो ये सब एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। और आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाँ, हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज का क्या मतलब है। तो आप ये जानते रहिए कि ये एक प्लांट सोर्स का क्या है, एंजाइम है। क्या है? प्लांट सोर्स। सो बेसिकली हॉर्स रेडिस क्या है, प्लांट है। ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस आपका माइक्रोस में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है ये। ओके। तो आपको यहाँ पे बताया गया एलाइजा को लेकर के कि ये रिया के जैसा प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है बल्कि रेडियो एक्टिव लेबल के अलावा। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि कुछ एंजाइम्स हैं, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज एंड गैलेक्टोसाइडेज, जो कि यहाँ पे एलाइजा टेक्निक में यूज होते हैं। An enzyme conjugated with antibody react with a colorless substrate to generate a color reactions product। एक कोई एंजाइम और कोई एंटीबॉडी दोनों आपस में क्या किए रहते हैं, बाउंड किए रहते हैं। एंजाइम कॉन्जुगेट विद एंटीबॉडी, कोई एक एंटीबॉडी है जो कि एंजाइम से क्या है, रिएक्ट किया हुआ है और वो किसी एक सबस्ट्रेट पे, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपका ये एंटीबॉडी है, लाइक दैट। और मान लीजिए कि यहाँ पे इसके इस एंड पे क्या है, ये एंजाइम है, ऐसे। अब ये एंटीजन मतलब सिर्फ एंटीबॉडी और एंजाइम का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। और मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है जो कि कैसा है, दैट इज अ कलरलेस है। जब यहाँ पे रिएक्शंस होगा तो ये सबस्ट्रेट जो आपका कलरलेस था वो कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट में बनेगा और ये कैसा हो जाएगा, दैट इज द कलर हो जाएगा। ओके। ऐसे ही प्रिंसिपल आपका होता है किसका, दैट इज द एलाइजा का। यहाँ पे कोई एक एंटीबॉडी होगा जो कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम से बाइंड करेगा और एक सबस्ट्रेट पे काम करेगा। वो सबस्ट्रेट बेसिकली कैसा होगा, दैट इज द कलरलेस होगा। और जैसे ही इस पे बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट पे काम करेगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में, मीन्स कलर में। तो कलर जनरेट करता है। तो कलर जनरेट करने का मतलब ही होता है कि वहाँ पे रिएक्शंस हुए हैं। और रिएक्शंस कैसा, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी का। जब आपका एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड किया रहेगा तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होंगे और कलर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये श्योर हो जाता है। क्वालिटेटिव डिटेक्शंस और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इधर एंटीजन और एंटीबॉडी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दो चार टर्म आपके लिए यहाँ पर आए हैं। एंटीजन मॉलिक्यूल्स का और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का, दोनों का ही क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आप कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये हुआ कि कोई सैंपल मान लीजिए है और आपको कुछ चेकआउट करना है कि इसमें एंटीजन मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो सिर्फ ये बताएगा कि एंटीजन मॉलिक्यूल इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको आप बोलेंगे दैट इज द क्वालिटेटिव।
क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सैंपल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है आपके एंटीजन मॉलिक्यूल्स का, कितना नंबर है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। सो एंटीबॉडी और एंटीजन के क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए एलाइजा टेक्निक यूज की जाती है। मतलब आप एलाइजा टेक्निक से ये तो जानते ही हैं कि हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर काइंड का एंटीजन है या नहीं है, लेकिन ये भी जानते हैं कि वो कितने कंसंट्रेशन में या कितने नंबर में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप याद रखिए। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया जा रहा है नंबरिंग करके कि मान लीजिए आपका ये कोई सरफेस है, सॉलिड मैट्रिक्स है, और उस सॉलिड मैट्रिक्स पे क्या किया गया है, एंटीबॉडी को पहले ऐसे टैग किया गया है, ये टैगिंग की गई है, कैप्चर्ड एंटीबॉडी है, राइट। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, राइट, एंटीजन एडिशन। सेकेंड स्टेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एंटीबॉडी आपका सरफेस से बाउंड था, टैगिंग की गई थी, उस पे अब कुछ कुछ एंटीबॉडी के साइड पे एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या किए हैं, बाइंड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लेबल एंटीबॉडी है जो कि ऐड किया जा रहा है। अब ये एंटीबॉडी, ये वाले एंटीबॉडी को आप बोलते हैं दैट इज द प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये वाला जो एंटीबॉडी यार उसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी, राइट। अब ये एंटीबॉडी ऑलरेडी कैसा है, लेबल्ड है, कैसा है, लेबल्ड है। अब जब आपका ये एंटीबॉडी को अलाउ करेंगे यहाँ पे बाइंड करने के लिए, तो क्या करेगा कि इस एंटीबॉडी के पास जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो आपका इस एंटीजन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। देखिए यहाँ पे कि ये आपका एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बीच में हो गया, एंटीबॉडी ऊपर हो गई जिसको आप सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलेंगे, एंटीबॉडी नीचे हो गई जिसको क्या प्राइमरी एंटीबॉडी बोलेंगे, बीच में आपका एंटीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंजाइम लगा हुआ है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या एंजाइम है, राइट। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबस्ट्रेट डाला जाएगा। तो जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे डाला गया तो इस एंजाइम से इस सबस्ट्रेट क्या किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद ये कलर देता है। तो कलर ये तभी देगा जब आपका ये एंटीबॉडी इस एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड किया रहेगा, और अगर इससे बाइंड नहीं किया रहेगा तो ये एंटीजन, ये एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब कि वहाँ पे कोई इंटरेक्शंस नहीं होता है। तो कलर देने की वजह से, मतलब यहाँ पे कलर देने की वजह से आप ये बताते हैं कि एंटीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये पूरी तरीके से नोन है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी पे जो एंजाइम हमने डाला था उसके लिए सबस्ट्रेट भी हमने क्या किया, नोन रखा हुआ है कि भैया अगर ये रहेगा तो बाइंड करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आपने ये फिगर में देखा कि एलाइजा कैसे काम करता है। नंबर पहला स्टेज में आपको दिखाया गया कि कोई एक सॉलिड मैट्रिक्स है जिसपे कि एंटीबॉडी क्या किया गया है, टैग किया गया है, टैगिंग की गई है। सेकेंड स्टेप में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है, एंटीजन मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पे बाइंड कर गए। थर्ड स्टेप में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी को जो कि एंजाइम से लिंक्ड है उनको क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे एंटीजन है वहाँ वहाँ पे एंटीबॉडी सेकेंडरी वाला भी क्या किया है, बाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको सबस्ट्रेट दिया जाएगा जो कि कैसा, कलरलेस है, और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से रिएक्ट करके क्या करता है, कलर देता है, और उस कलर के बेसिस पे हम लोग ये बता पाते हैं कि हाँ यहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम मींस एलाइजा। अब आते हैं एलाइजा के टाइप्स पे। तो एलाइजा के टाइप्स पे आपने देखा होगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है, एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड और क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद एन इनडायरेक्ट एलाइजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। पूछा जाता है कि इनमें से कौन से टाइप के मेथड से या कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशन से एंटीबॉडी के क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है या डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है, एंटीबॉडी को क्या करेगा, पता लगाएगा। कैसे पता लगाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई एक बिगर है, उसके बिगर के वॉल पे कोई एंटीजन मॉलिक्यूल को कोट किया गया, टैग किया गया, फिक्स किया गया है। इसके बाद इसकी वॉशिंग की गई, राइट। वॉशिंग करने के बाद जो भी आपका बाउंड नहीं रहेगा वो सब क्या होंगे, आपके निकल जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, एक एंटीबॉडी डाला गया जो कि इस एंटीजन के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। एंटीबॉडी जब डाला गया तो उसके बाद फिर से वॉशिंग की गई। वॉशिंग करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके अनबाउंड वाले आपके एंटीजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबके सब वॉश आउट हो जाएंगे, सिर्फ बाउंड वाला रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि दो आपके रह गए। फिर इसके बाद क्या किया गया, सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे ऐड की गई, और सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास क्या था, एंजाइम था, एंजाइम इनसे लिंक्ड था। फिर इसके बाद उसकी वॉशिंग की गई, फिर वहाँ पे क्या किया गया, सबस्ट्रेट को ऐड किया गया। तो सबस्ट्रेट को जब ऐड किया गया तो ये एंजाइम जो था आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, दैट इज द कलर कंपाउंड देता है। तो उसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। सो इनडायरेक्ट एलाइजा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स के, कि क्या वो पर्टिकुलर काइंड का एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज, कि ये जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स का मतलब वो होते हैं जिनका कि जो एंटीबॉडी का हमको एनालिसिस करनी है, उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर या उसके एंटीजन बाइंडिंग साइट के बारे में पता होता है। ठीक है? अगर पता नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मतलब सही से आप वो नहीं कर पाएँगे। तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंगली, कि जो भी एंटीबॉडी का हम एस्टिमेशन करना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले क्या, वहाँ पे आप पहले क्या देखा था आपने, पहले एंटीबॉडी था। यहाँ पे क्या है, पहले एंटीजन है। एंटीजन है, फिर एंटीबॉडी है, राइट? नेक्स्ट है सैंडविच एलाइज़ा। सैंडविच जैसा कि नाम से समझ में आता है कि ऊपर-ऊपर आपके क्या होंगे, ब्रेड होंगे और बीच में पूरा क्या होगा, स्टफिंग की हुई रहती है। सो एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड और मेजर्ड बाय सैंडविच एलाइज़ा। यहाँ पे एंटीजन किया जाएगा और वहाँ पे एंटीबॉडी किया गया था। तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए ये टाइप का एलाइज़ा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ सैंडविच एलाइज़ा। सैंडविच एलाइज़ा में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होगा, कोट किया गया हुआ उस बीकर में। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, वॉशिंग की जाएगी, जो भी आपके बाउंड नहीं होंगे सब निकल जाएँगे। फिर यहाँ पे आपका क्या है, एंटीजन ऐड किया जाएगा जिसको हमको मेज़रमेंट करना है। एंटीजन यहाँ पे ऐड किया गया, सारे के सारे एंटीजन मॉलिक्यूल एंटीबॉडीज़ क्या किए, बाइंड कर लेंगे। फिर वॉशिंग किया गया, जो भी आपके एक्स्ट्रा वाले होंगे वो सब क्या होंगे, यहाँ पे निकल जाएँगे। फिर इसके बाद क्या किया गया, अलाउ किया गया सेकेंडरी एंटीबॉडी को, जो कि एंजाइम लिंक्ड है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जैसे ही आपका यहाँ पे क्या किया, एंटीजन मॉलिक्यूल्स को देखा, बाइंड किया, और ये आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ द कलर कंपाउंड में। और उसी कलर कंपाउंड कंसंट्रेशन को देख करके हम बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारा ये वाला काम कर रहा है, मतलब कि वो हमारा एंजाइम है। सो इस तरीके से आपने देखा कि सैंडविच और एलाइजा में क्या डिफरेंसेस है। एलाइजा में सिर्फ सिंपली एंटीजन मॉलिक्यूल्स का करते हैं, दैट इज वाई उसमें आपका, हेलो, हेलो, आवाज आवाज सुनाई दे रहा है ना? अच्छा, मुझे लगा नेटवर्क चला गया क्या। सो इनडायरेक्ट एलाइजा में यहाँ पे आपने देखा था कि पहले एंटीजन को टैगिंग करते हैं, जबकि सैंडविच एलाइजा में पहले क्या करेंगे, एंटीबॉडी को टैगिंग करेंगे, राइट? सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट दोनों में बराबर बराबर है, वही आपका जो कि एंजाइम से क्या है, लिंक्ड है। और वो एंजाइम आपका सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, कलरलेस को कलर में चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारा हो पाता है। नेक्स्ट आपका एलाइजा का टाइप है, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या करता है, एंटीजन के अमाउंट्स को मेजरमेंट करेगा। तो इससे पहले भी आपने देखा था एंटीजन का अमाउंट करने के लिए। तो सैंडविच एलाइजा एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ये दोनों ही क्या करते हैं, एंटीजन को पता करते हैं। जबकि आपका इंडायरेक्ट एलाइजा जो होगा वो एंटीबॉडी को होगा। तो इसको कहीं पे आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग सी एस आई आर तैयारी कर रहे हैं, और या आप इनसे जो सी जी पी टी एम तैयारी कर रहा है, आगे चल कर सी एस आई आर का भी एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एलाइजा आपका दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का आपका पता लगा सकता है, दैट इज द एंटीजन और एंटीबॉडी का। और उसमें भी आपके टाइप्स हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप के एलाइजा से एंटीजन का या कौन से टाइप के एलाइजा से एंटीबॉडी का पता लगा पाएंगे। तो एंटीबॉडी के लिए सिर्फ एक ही है, दैट इज द इंडायरेक्ट, और बाकी दोनों किसके लिए, दैट इज द एंटीजन के लिए, सैंडविच भी और कॉम्पिटेटिव भी। तो कॉम्पिटेटिव आपका क्या करेगा, एंटीजन मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट करेगा, राइट? तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके लिए फिगर क्या है। हाँ, दोनों दो तरीका होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर स्टडी करने वाली होती तो उसको डायरेक्टली निकाला भी जा सकता है, नहीं तो उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख करके एंटीजन डिजाइन किए जाते हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स डिजाइन भी किए जाते हैं। वो सब आपके डिजाइन किए हुए हैं। जो जो आप एलाइजा किट यूज करते हो ना किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, वो सब डिजाइन किए हुए, क्योंकि वो वेल नोन एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, उनको डिजाइनिंग की जाती है। इतना अगर ह्यूमन रिसोर्सेज से निकालना शुरू करेंगे ना, तो फिर मिलेगा नहीं, और बहुत दिक्कत हो जाती है। डिजाइन करना इजी होता है केमिकल को। ओके, कॉम्पिटिटिव एलाइजा में आप देखिए यहाँ पे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे इंक्यूबेट किया गया रहा है एंटीबॉडी विद द एंटीजन टू बी मेजर्ड। सो एंटीजन मॉलिक्यूल्स को एंटीबॉडी साथ में क्या किया जा रहा है, इंक्यूबेट किया जा रहा है।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स पहले से ही इस बीकर में रखे हुए हैं, टैग किए हुए हैं, ऐड एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर टू द एंटीजन कोडेड वेल। ये कॉम्प्लेक्स पहले यहाँ पे बना और इस कॉम्प्लेक्स को क्या किया गया, डाला गया ऑलरेडी पहले से ही इस वेल में, जो कि एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या किया गया, कोड किए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका दो तरीके का एंटीबॉडी है, एक फ्री वाला है और एक बाउंड वाला है। डाला जाएगा तो जो आपका फ्री वाला होगा वो क्या करेगा, बाउंड करेगा, जो पहले से ऑलरेडी बाउंड किया वाला वो बाउंड आपका नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वॉशिंग की गई और इसके बाद आपका फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला गया और सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली गई तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, कलरलेस कंपाउंड क्या होगा आपका, वो कर जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव नाम क्यों दिया गया भैया, कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन किसके बीच में हो रहा है जरा हमको बताइए तो, देख करके फिगर। हाँ जल्दी बताइए। कॉम्पिटेटिव नाम क्यों पड़ा इसका? अरे इतना शांति, अच्छी बात नहीं है। बताइए भाई। मेरी आवाज जा रही है उधर? हाँ, मेरा सवाल यही है कि इसको कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा के नाम से क्यों जानते हैं? अच्छा, पहले ये देखिए, आपको यहाँ पे सैंडविच पढ़ाया गया, तो सैंडविच में आपने देखा क्या कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, मतलब दो सैंडविच में क्या होता है, 2 आपके ब्रेड होते हैं और इसमें बीच में क्या होती है, स्टफिंग होती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि ये आपके दोनों एंटीबॉडी, यहाँ भी एंटीबॉडी, यहाँ भी एंटीबॉडी, यहाँ पे क्या है आपका एंटीजन मॉलिक्यूल जस्ट लाइक स्टफिंग, है ना? हाँ, तो वैसे ही मुझे बताइए कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा का नाम दिया गया, इसका मतलब कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा होगा ना भाई? कौन सी एंटीबॉडी? हुँ, मतलब इन दोनों की बात कर रहे हो, ये और ये? देखिए सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट एंटीजन का कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या किया गया, एंटीजन से यहाँ पे इंटरेक्ट कराया गया है, राइट? अब एंटीजन जितना भी आपका यहाँ पे एंटीबॉडी होगा उससे अगर बाउंड कर लिया, अगर पूरा का पूरा बाउंड कर जाएगा तो फिर तो आपका ये वाला टेस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके वैकेंट रह जाते हैं। जो वैकेंट रह जाते हैं वही एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले एंटीजन से आकर के बाइंड करता है। तो एक तरीके से अगर आप देखिए तो एंटीजन का कॉम्पिटिशन है ना? मतलब कि जैसे यहाँ का जो एंटीजन है वो पूरी तरीके से बाउंड नहीं कर रहा है, फिर जाकर के जो खाली है वो जाकर के यहाँ पे बाउंड कर रहा है। पूरा का पूरा अगर एंटीजन मॉलिक्यूल से यहाँ बाइंड कर जाएगा तो आपका ये रिएक्शन आगे की तरफ नहीं चल पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है किसके लिए, बाइंड करने के लिए, एंटीजन का एंटीबॉडी से। दैट इज़ भाई आप इसको कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने वहाँ रिया में देखा था, रिया में भी क्या हो रहा था, इस सेम काइंड के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए 2 टाइप के एंटीजन हैं। तो यहाँ पे भी वही है, एक एंटीजन आपका यहाँ पे है, एक एंटीजन आपका यहाँ पे है। तो इन दोनों ही एंटीजेंस मॉलिक्यूल का उस एंटीबॉडी की जो वैकेंट एंटीबॉडी है, उससे बाइंड करने में कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो 3 टाइप के एलाइज़ा आपने देखा, सैंडविच देखा, इनडायरेक्ट देखा और कम्पटिटिव देखा, जिसमें से आपका जो इनडायरेक्ट एलाइज़ा एलाइज़ा है वो आपका क्या करता है, एंटीबॉडी को मेज़रमेंट करता है, बाकी आपके सैंडविच और कॉम्पिटिटिव क्या करते हैं, एंटीजन मॉलिक्यूल्स को मेज़रमेंट करते हैं। एलाइज़ा एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इन सब का आप एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइज़ा प्रिंसिपल या विद द हेल्प ऑफ एलाइज़ा प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को पढ़ने से पहले ये ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है ये आपको जानना ज़रूरी होगा। और ये ब्लॉटिंग टेक्निक बेसिकली 3 तरीके की होती है। नाम शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, सदर्न ब्लॉटिंग, नाम सुना है? हाँ जी।
नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कोई बताना चाहेगा क्या क्या होता है ये? अगर मैं आपको यहाँ पे दूं कि आपके पास यहाँ पे डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, और अगर मैं, चलिए वेरी गुड, और कोई? हाँ, नॉर्दर्न जो है किसके लिए है? आरएनए के लिए है, उसको याद रखिएगा। नॉर मीन्स आरएनए, सदर्न किसके लिए है? डीएनए। सबसे पहला जो खोजा गया था ये इसी की, यही यही वो खोजा गया था डीएनए मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए। फिर उसके बाद ऐसे नाम दिए थे, हमें लगा आरएनए होगा तो नॉर्दर्न और प्रोटीन होगा तो वेस्टर्न। ऐसा इनका दिशा से कोई मतलब नहीं है कि साउथ और नॉर्थ और वेस्ट का, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक सिंक्रोनस वे में चीजें आ पाए, दैट इज इनका ये नामकरण दिया गया। ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिससे कि आप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को, जो कि आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जेल में आया हुआ है, उस जेल से निकाल करके आप किसी एक पेपर पे सॉलिड मैट्रिक्स पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सेम वैसे ही पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वहां पे वो था। जरूरत है इसकी क्यों पड़ी? फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से सी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई जेल है और इस जेल में आपने क्या किया है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बैंड निकाला हुआ है या डीएनए मॉलिक्यूल्स का बैंड निकाला हुआ है आपने, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया जाए, तो इस जेल से आप निकाल के इसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जेल बहुत फ्रेजाइल होता है, वो टूट जाता है। तो दैट इज वाई इनको क्या किया जाता है, ब्लॉटिंग की जाती है। क्या किया जाता है? ब्लॉटिंग किया जाता है। तो ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे इस जेल को नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, उतार दिया जाता है। किस पे? नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन। अभी ये सारी टेक्निक को पढ़ाएंगे भी आगे चल करके, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात आई तो बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस जेल के सारे कंपोनेंट को सेम पोजीशन पे सेम जैसा ही यहाँ पर कॉपी करने के, उतारने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? वेस्ट ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मतलब हुआ प्रोटीन का ब्लॉटिंग करना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके उसी सेम पोजिशन पे लेकर के एक ब्लॉटिंग शीट पे क्या करना, मतलब उतार देना। Identification of a specific protein in a complex mixture of protein can be accomplished by a technique known as the Western blotting। कई सारे प्रोटीन के सैंपल आपके पास अगर हैं, मान लीजिए आपके पास ये बीकर है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड के क्या है, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के। और इन डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स में से किसी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को क्या करना, पिक आउट करना, मीन्स प्रोसेस करना, ऐसे टेक्निक को आप बोलते हैं दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इस पूरे प्रोटीन के मिक्सचर में से किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाएगा? दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। इससे मान लीजिए आपकी बॉडी में आपकी ब्लड से सेल निकाला जाए आपकी बॉडी से, और उस सेल का क्या कराया जाए, आपको रप्चर कराया जाए, होमोजेनाइज कराया जाए, और उसमें जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं उन प्रोटीन में से सपोज कीजिए कि आपकी इच्छा है कि हम हीमोग्लोबिन वाले प्रोटीन को क्या करना चाहते हैं, ब्लॉट करना चाहते हैं, मतलब पकड़ना चाहते हैं। वहाँ पे चूंकि सारे प्रोटीन होते हैं, तो सारे प्रोटीन में से सिर्फ हीमोग्लोबिन वाले प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? वेस्टर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानेंगे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, यहाँ पे इसको फिगर से आप देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे आपका सैंपल है प्रोटीन के इंस्ट्रक्शंस का, प्रोटीन इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई गई। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद आपका क्या आएगा, जेल का बैंड आएगा। जेल वाले, ये जो जेल होती है फ्रेजाइल होती है, टूट जाती है। इसको क्या किया गया, ब्लॉटिंग शीट पे किया गया, और ब्लॉटिंग शीट को शीट पे डालने के बाद ट्रांसफर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हैं। और इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अब क्या किया जा रहा है, इंटरेक्ट कराया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन से, एंटीबॉडी से, जिससे किसी से भी, जो कि आपका क्या करेगा, उसका पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री होता है, डाल दिया जाता है। और डालने के बाद फिर इसकी वॉशिंग की जाती है। तो जो आपका एंटीजन मॉलिक्यूल या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या प्रोटीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो जो बाइंड किया रहेगा, वो तो यहाँ पे दिखेगा, बाकी सब क्या होंगे, आपके वॉश आउट हो जाते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ ये वाली प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे? जैसे जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन होगा, उस इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में हमको आइडिया है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाते हैं, लिगेंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिगेंड बनाते हैं, LIGAND। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल कि ये एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को बाइंड करने के लिए क्या किया गया, कॉम्प्लेक्स बनाया गया लाइक दैट, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा, लिगेंड बोलेगा। ये लिगेंड डिजाइन किया जाता है, उसको क्या करते हैं, डालते हैं, डालने के बाद उसको वॉश कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे लिगेंड आपको क्या करेगा, बाइंड किया रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का शेप का रहेगा तो बाइंड करेगा,
और जहाँ बाइंड किया रहेगा वहाँ आपका क्या दिखेगा, ये दिख जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, वॉश आउट हो जाएँगे। इसको फिर क्या करते हैं, विज़ुअलाइज़ कर लेते हैं किससे, दैट इज़ रेडियो आइसोथर्म से, मतलब रेडियो आइसोमीटर से। हाँ, सर वॉइस नहीं आ रही है मेरी? अच्छा, काफ़ी स्लो हो गई क्या? ओके, मैं यहाँ से समझा रहा था कि आपको कि सपोज ये आपका एक सैंपल है जिसमें कि प्रोटीन है, ये आपको दिख भी रहा है। उस प्रोटीन का पहले क्या किया गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाई गई, राइट? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाने के बाद आपने जेल में देखा यहाँ पे कि ये आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ये सारे जो ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इनको क्या किया गया, ब्लॉटिंग की गई, ब्लॉटिंग करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे निकल गया। और यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है कि इस प्रोटीन में से, इस प्रोटीन के मिक्सर में से जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक लिगेंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उस लिगेंड मॉलिक्यूल को क्या किया गया, एंजाइम से टैग किया गया है, यहाँ पे इसको डाला गया, और डालने के बाद फिर इसको वॉश किया गया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होगा, फिर तो क्या करेगा, बाइंड करेगा। और ये बाइंड करेगा प्राइमरी एंटीबॉडी, तो सेकेंडरी भी बाइंड करेगा। और सेकेंडरी अगर बाइंड करेगा तो क्या देगा, कलर देगा, मीन्स सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके कलर कंपाउंड दे देगा। तो कलर कंपाउंड जहाँ जहाँ से निकलेगा उसका मतलब होता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन हमारा उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि वो नहीं था। सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है एक मिक्सर में से, सिंपल। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी पड़ती है, फिर ब्लॉटिंग करानी पड़ती है, ब्लॉटिंग कराने के बाद आप लेवलिंग कराते हैं, मतलब कि उसमें लिगेंड डालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, फिर उसके बाद को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं रेडियो आइसोटोप से। ओके, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक होती है, ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे कि ये सब देखा जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है जी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, सो अभी तक आप लोगों ने देखा कि आपका जो एलाइजा है, रिया है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स को आपको ऐसे मिक्सअप होता रहेगा, लेकिन उनको आपको अच्छे तरीके से याद करके समझना रहेगा कि हाँ, कहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है। इससे पहले पढ़ कर के आप आए प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, फिर इसके पहले पढ़ कर के आए आप रेडियल डिफ्यूजन, डबल डिफ्यूजन, राइट? फिर रिया पढ़ा आपने, फिर इसके बाद एलाइजा पढ़ा, फिर आपने, फिर अभी आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ रहे हैं। अब आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी आप लोगों को मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कंटिन्यू करें? ओके, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बारी कई तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सबसे पहले तो मुझे आप लोग यही बता दीजिए कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या, क्यों इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल, और अगर ये मोनो है तो क्या डाई और पॉलीक्लोनल भी पाए जाते हैं एंटीबॉडी? बताइए, फटाफट बताइए। व्हाट इज द मीन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी बाय विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन बी फॉर्म एंड हैज बीन मेड। हाइब्रिडोमा एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, और अगर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है फिर तो इसका मतलब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी भी होना चाहिए। चलिए, टाइम को लॉस नहीं करते हैं, और अभी आपका जो आंसर होगा आप उसको समझते रहिएगा। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ एक टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके, बाइंड कर सके। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पेसिफिसिटी फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ अ एंटीजन मॉलिक्यूल्स नोन एज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वाइल नॉर्मली हमारे एंटीबॉडी जो होते हैं कैसे होते हैं, पॉलीक्लोनल होते हैं, मतलब कि उनके पास एक से ज्यादा एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होता है, साइट्स होते हैं। लेकिन
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपके आपके बॉडी में नेचुरली नहीं पाई जाती, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और ये बनाया सिर्फ इस पर्पज से गया है कि एक सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके, पिकअप कर सके, टारगेट कर सके और उसको वहां से निकाल सके। सो हाइब्रिडोमा एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया गया है। तो अब आते हैं हम लोग पूरा इस प्रोसीजर पे, पहले इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ हाइब्रिडोमा का मतलब क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप्ड बाय द कोहलर एंड माइलस्टोन 1975 में इन्होंने क्या किया था, इस टेक्निक को डेवलप किया था। क्या है पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिगर आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगा, विजुअल कॉन्सेप्ट आपका क्या है। नॉर्मली आप यहाँ पे देखिए कि एक माउस है, उसमें क्या किया गया, इंटेजन जो कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एंटीजन है, जो कि आप जिसका एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं, माउस की बॉडी में क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। फिर आपको यहाँ प्लाज्मा सेल दिखाया जा रहा है, फिर यहाँ पे ट्यूमर सेल दिखाया जा रहा है। इन दोनों सेल्स को क्या किया गया, हाइब्रिड किया गया। तो एक सेल्स जो बना जिसका नाम था दैट इज द हाइब्रिडोमा सेल्स, और इसकी टेक्नोलॉजी यहीं से आपको नाम लिया गया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और इसके थ्रू फिर क्या किया गया, आपको ये एक एंटीबॉडी बनाई गई जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पर आप देखिए फिगर में आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक आपको मिलेगा दैट इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एक मिलेगा आपका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पे दिया गया कि एक एंटीजन है जिसके पास 4 बाइंडिंग साइट्स है। एपिटोप्स का मतलब होता है बाइंडिंग साइट, मतलब एक ही एंटीजन 4 डिफरेंट काइंड्स के एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, राइट। अगर इसको इस माउस के बॉडी में इंसर्ट कराया जाए तो यहाँ से अगर आप आइसोलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी थर्ड, एंटीबॉडी फोर्थ, मतलब एक ही एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए 4 एंटीबॉडी क्या करेंगे, बनेंगे। इसको आप बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, राइट। मतलब यहाँ पे एक एंटीबॉडी अलग आएगा, एक एंटीबॉडी यहाँ अलग आएगा, एक एंटीबॉडी यहाँ अलग आएगा, यहाँ पे एक अलग आएगा। तो ऐसे एंटीबॉडी को आप बोलेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पे देखिए फटाफट जल्दी जल्दी फिगर में ये आपको दिखाया जा रहा है, ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का ये फिगर है, ये एंटीजन मॉलिक्यूल है जो कि जिसका ये डायग्राम है। यहाँ पे एंटीबॉडी एक अलग बाइंड किया है, यहाँ पे अलग एंटीबॉडी बाइंड किया है, यहाँ पे अलग किया है और यहाँ पे अलग किया है। सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं दैट इज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। सेकंड केस में क्या है, देखिए यहाँ पे आइसोलेट किया गया स्प्लीन सेल से, स्प्लीन सेल से आपका निकाला गया और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, एंटीजन मॉलिक्यूल ए बी, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट कलर से देखिए, सेकेंड, थर्ड और इसके बाद यहाँ पे फोर्थ। ओके, ये आपका क्या है, प्लाज्मा सेल्स है। मतलब कि जब इस माइस के स्प्लीन से निकाला गया आपका सेल्स, तो वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स निकाला गया तो हमें पाया गया कि एंटीबॉडी उन चारों एंटीजन साइट के लिए क्या है, बने हुए हैं, जो कि एक एंटीजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। उसमें क्या किया गया, माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स क्या होती है भैया, कैंसरस सेल्स होती है। नॉर्मली हमारी कोई नॉर्मल सेल्स अगर होगी, अगर आप उसको क्या करते हैं, कल्चर मीडिया से या फिर कहीं से मतलब अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, उसको आप ग्रो कराते हैं, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कि वो सर्वाइव बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एनिमल टिश्यू कल्चर में। तो एनिमल सेल्स की एक ड्रॉबैक है कि वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस में जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। माइलोमा सेल्स आपका एक क्या है, कैंसरस सेल्स है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये माइलोमा सेल्स लिखा हुआ है। माइलोमा सेल्स क्या होती है, कैंसरस सेल्स होती है। और कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि वो मरती नहीं है, राइट, वो इमोर्टल होती है। तो माइलोमा सेल्स को क्या किया गया, प्लाज्मा सेल्स से क्या किया गया, मिक्सअप कर दिया गया, हाइब्रिडाइज करा दिया गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि तीन तरह के सेल्स बनेंगे। एक क्या बनेगा, दोनों का फ्यूजन बनेगा। एक क्या बनेगा, हो सकता है कि कोई फ्यूजन ना हुआ रहे, नॉर्मल रहे, और एक हो सकता है ये वाला रहे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो कि फ्यूज हुआ है। तो हाइब्रिडाइज कराया गया, इसके बाद आपको क्या बना, दैट इज यहाँ पे फ्यूज करने वाली सेल्स बनी, जिसमें कि आपका क्या था, एक आपका प्लाज्मा सेल्स का ये वाला सेल्स था एंटीजन वाले मॉलिक्यूल्स का, और एक आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज द प्लाज्मा माइलोमा सेल्स है। दोनों ही आपकी ये वो हो गए, मिक्स हो गए, हाइब्रिड सेल्स बन गए, जिनको क्या आपने नाम दिया, दैट इज द हाइब्रिडोमा सेल्स। अब इनको क्या किया गया, सिलेक्शंस कराया जा रहा है अलग अलग। एक वाले में सिर्फ एंटीजन ए वाले को, एक में सिर्फ सेकंड वाले को, एक में फिर थर्ड वाले को, एक में सिर्फ फोर्थ वाले को। तो ऐसे टाइप के जो एंटीबॉडी बनेंगे ना, इनको आप बोलेंगे दैट इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल का मतलब हुआ कि सिर्फ एक काइंड के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर साइट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए जो एंटीबॉडी काम करेगा,
उसको आप बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो दिस इज अबाउट द विजुअल कंसेप्ट ऑफ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। थियोरेटिकल क्या है इसको हम लोग अभी आगे देख रहे हैं, और उसमें आपको पढ़ करके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। मेरी वॉइस कम कम जा रही है क्या? अच्छा, ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल को लेकर के। पॉलीक्लोनल कंटेन मेनी एंटीबॉडीज, recognize many determinants on an individual molecule. Various classes of antibodies are IgM, IgM, IgG, Ig and so on. जो भी है ये सारे आपके एंटीबॉडी कैसे पॉलीक्लोनल। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कंटेन अ सिंगल एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजिंग ओनली अ सिंगल डिटर्मिनेंट, राइट, सिंगल क्लास ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस है, पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल। और ये फिगर देख करके आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों वाला कि ये आपका क्या है, दैट इज द पॉलीक्लोनल है, ये क्या आपका मोनोक्लोनल है। इस टेक्निक में यूज होने वाले जो आपके कॉन्सेप्ट है उनका क्या स्टेटमेंट है उसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ एंटीजन इम्यूनाइज्ड इन माइस एंड आफ्टर 7 to 8 days स्पिन सेल्स वर रिमूव्ड। जिस किसी भी एंटीजन में हमारा इंटरेस्ट है, हमको चाहिए कि उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना है, उस एंटीजन को क्या किया गया, माउस के मतलब माइस की बॉडी में उसको इम्यूनाइज करा दिया, मतलब इंसर्ट करा दिया गया 7 to 8 days के लिए, राइट। और उसके उसके बॉडी के स्प्लीन सेल्स से क्या किया गया, रिमूव किया गया। यहाँ पे स्प्लीन लिखा हुआ होना चाहिए, ये गलत स्पेलिंग है, इस तरीके से रहेगा, ये स्प्लीन है, तो इसको सही कर लीजिएगा, राइट। तो उस माइस की बॉडी का स्प्लीन सेल क्या किया गया, रिमूव किया गया। कोई बता सकता है स्प्लीन सेल क्यों रिमूव किया गया, बाकी कोई सेल्स क्यों नहीं? हाँ, वेरी गुड। और कोई? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हाउस एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, तो जैसा कि सतीश ने भी बताया और अमित ने भी बताया, उन दोनों की बातों को समराइज सम अप कर लीजिए कि स्प्लीन आपका बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है किसका, दैट इज द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स का, मींस बी सेल्स का। तो दैट इज वाई वहां से स्प्लीन सेल्स क्या किया गया, निकाला गया। Spleen cells have the prominent amount of a B cells which produces antibody। जो भी आपके स्प्लीन सेल्स होती है उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, बी सेल्स होती हैं, और जो कि एंटीबॉडी बनाया जाता है, दैट इज वाई स्प्लीन सेल को क्या किया गया, वहाँ से निकाला गया है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माइलोमा सेल्स आर कैंसरस सेल्स दैट आर इमोर्टल इन नेचर इन डेफिनेट लाइफ। माइलोमा जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली कैसी हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, इनका लाइफ इनफाइनाइट होता है, वो मरती नहीं है। फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स इज इक्वल टू हाइब्रिडोमा सेल्स। माइस की बॉडी से निकला हुआ स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल्स जो कि दूसरे बॉडी से लिया गया है कैंसरस परसेंट पेशेंट से, और उन दोनों सेल्स को मिला देने से जो सेल्स बनी है उसी का नाम क्या, दैट इज द हाइब्रिडोमा सेल्स है। हाइब्रिडोमा सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी विद इमोर्टलिटी। यहाँ पे आप देखिए कि इस माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इमोर्टल हो जाना, मतलब पूरी लाइफ चलता रहेगा। स्प्लीन सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन हमको चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन। एक ऐसा सेल हो जो कि कभी मरे भी ना, और वो ऐसा सेल्स हो जो कि हमेशा स्पेसिफिक क्या बना, एंटीबॉडी बना। तो इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो क्या बना, हाइब्रिडोमा सेल्स बना। और इस हाइब्रिडोमा सेल्स में इन दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, मतलब ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी बनाएगा और कभी मरेगा भी नहीं। तो हाइब्रिडोमा सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी विद द इम्यूनिटी, मतलब कि उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी बनाएगा और वो हमेशा अमर रहेगा, मतलब मरेगा भी नहीं। पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल और सेंडई वायरस वाज यूज्ड फॉर फ्यूजन। इन दोनों सेल्स को आपस में फ्यूज कराने के लिए कौन से मीडियम का यूज किया गया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, पीक पैग और सेंडई वायरस, इन दोनों को यूज किया गया था इस स्प्लीन और माइलोमा सेल्स को फ्यूज कराने के लिए। माइलोमा सेल्स आर एच नेगेटिव। एचजीपीआरटी हमारी बॉडी में एक पाया जाने वाला जीन है जिसका फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइल
राइबोसाइल ट्रांसफरेजेस, जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, राइट। न्यूक्लिक एसिड का बायोसिंथेसिस दो पाथवे में होता है, एक तो डीएनए पाथवे होता है, तो साल्वेज पाथवे होता है, राइट। तो ये आपका एसजीपीआरटी जीन जो होती है वो रोल प्ले करती है न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस में। एसजीपीआरटी नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसके पास एसजीपीआरटी जीन नहीं है, इसका मतलब कि वो उसकी बॉडी में वो वाला साइकिल नहीं चला पाएगा। ओके। सो माइलोमा जो सेल्स है उस कैसा है, दैट इज एसजीपीआरटी नेगेटिव है, जबकि ये कैसा है, एसजीपीआरटी पॉजिटिव है। ओके। और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स हैट मीडियम वाज यूज्ड, राइट। जो आपका यहाँ पे फ्यूजन कराने के बाद तीन टाइप के सेल्स बने थे, एक तो बना था कैसा, दैट इज द फ्यूज वाला, दूसरा बनेगा कैसा, दैट इज द अनफ्यूज माइलोमा सेल्स, तीसरा कैसा रहेगा, दैट इज द बी प्रोड्यूसिंग सेल्स, मतलब कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स जो आया हुआ था। ओके। सो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स कैन नॉट ग्रो बिकॉज दे लैक एसजीपीआरटी जीन। जो आपके नॉर्मल वाले माइलोमा सेल्स होंगे वो आपके एसजीपीआरटी जीन को कंटेन नहीं करते, दैट इज वाई वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में अनफ्यूज स्प्लीन सेल्स कैन नॉट ग्रो इनडेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर लिमिटिंग लाइफ स्पेन। जो स्प्लीन सेल होगी आपकी नॉर्मल वाली, वो भी आपकी पूरी टाइम पे ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस होता है। सो सर्वाइव कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स करेगा। यहाँ पे आप देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तीनों की मैं बात किसकी कर रहा हूँ। जब इन दोनों सेल्स को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी ये तो बनेगी ना कि हो सकता है कि ये मिक्स वाली सेल्स बने, मतलब मिक्सअप हो जाए। हो सकता है कि सिर्फ ये वाली सेल्स रह जाए, मतलब किसी से हाइब्रिडाइजेशन ना हुआ हो। और जब हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो एक फ्री वाला ये बनेगा, एक फ्री वाला ये बनेगा। तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स। इसके बाद तीसरा क्या बनेगा, फ्यूज्ड माइलोमा एंड प्लाज्मा सेल्स बनेगा ना। तो जो आपका ये अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स होगा उसके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एसजीपीआरटी जो जीन होती है वो जीन नेगेटिव है। तो दैट इज वाई ये सर्वाइव कंटिन्यूसली नहीं कर पाएगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता वहां पे। और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि ये आपका क्या होगा, दैट इज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करेगा, जिसकी वजह से मर जाएगा। तो मतलब ये दोनों सेल्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाएंगे। जब आपका क्या होगा, इमोर्टेलिटी, मतलब कि आपका मिक्सअप हो जाएगा हाइब्रिडोमा सेल्स का और मेलोमा सेल्स का, वो वाली सेल्स सिर्फ क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। यही आपको बात यहाँ पे बताना चाह रहा है ये लाइन। ओनली फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स आर एबल टू ग्रो, मतलब जो फ्यूज्ड की हुई सेल्स होंगी वही सिर्फ ग्रो करने में समर्थ होगी indefinitely in the medium because the spleen cells partner supply GPRT and myeloma partners has the trait that make it immortal। तो बता रहा है यहाँ पे कि इस जो नॉर्मली आपका माइलोमा सेल्स है वो कैसा है, एसजीपीआरटी नेगेटिव है। जब इसको फ्यूज कराया किससे, प्लाज्मा सेल से, तो प्लाज्मा सेल ने क्या किया, ट्रांसफर किया एसजीपीआरटी जीन को, ताकि ये सर्वाइव करता रहे। और इसके पास कैसा, दैट इज इमोर्टेलिटी है, मतलब कि ये इमोर्टल नेचर का होता है, तो ये अपना कंटिन्यूअसली जिंदा रहेगा। हैट एक मीडिया है, हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन, जो कि सेलेक्टिव मीडिया होती है। ये सेलेक्टिव मीडिया इसलिए बोला गया इसको क्योंकि इसमें सिर्फ वही सेल्स सर्वाइव कर पाएंगी जो सेल्स फ्यूज वाली होंगी। अनफ्यूज चाहे माइलोमा सेल्स हो या अनफ्यूज आपका प्लाज्मा सेल्स हो, दोनों सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। एमिनोप्टेरिन एक एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है, ब्लॉक करता है टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड विच इज रिक्वायर्ड इन द डीएनएमओ पाथवे। आपका एमिनोप्टेरिन एक इनहिबिटर है, एंटीबायोटिक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड के डीएनएमओ पाथवे में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये पाथवे को क्या होगा, ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ बोल रहा है अमिनोप्टेरिन ब्लॉक टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि आपका डीएनएमओ पाथवे ऑफ न्यूक्लिक एसिड में इन्वॉल्व होता है। इसको जब आपका बाइंड कर देगा तो ये वाला पाथवे भी क्या होगी, आपकी रुक जाएगी। एचजीपीआरटी एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन द साल्वेज पाथवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचजीपीआरटी जो एंजाइम होता है वो साल्वेज पाथवे में क्या होता है, जरूरत होती है। तो चूंकि माइलोमा सेल्स के पास आपका एचजीपीआरटी जीन नहीं है, तो इसलिए वो एचजीपीआरटी के थ्रू साल्वेज पाथवे आपका नहीं कर पाएगा। साल्वेज एंड डीनोवो, डीनोवो का मतलब होता है नया खुद से बनाना, साल्वेज का मतलब होता है कि जो सेल से पहले से डिग्रेड किए हुए प्रोटीन आरएनए या डीएनए डिग्रेड हुए रहते हैं उनको सिर्फ क्या करना, ऐड करके बनाते रहना। तो साल्वेज पाथवे आपका होता है दैट इज द रीयूज करने वाला, और डीनोवो का मतलब होता है दैट इज द न्यू फॉर्मेशन करने के लिए। तो आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, जो न्यूक्लिक एसिड आपके डिग्रेड हो जाते हैं उनसे बनाने बनेगा तो उसे आप साल्वेज पाथवे बोलते हैं,
और अगर आपका नया सेंसस हो रहा है उसे आप डिनोवो पाथवे बोलते हैं। तो अमीनोप्टेरिन क्या करता है, डिनोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। एचजीपीआरटी जिन क्या करता है, साल्वेज पाथवे नहीं चलाने देता, ब्लॉक हो जाता है। तो हाइब्रिडोमा सेल्स इनहेरिट फंक्शंस ऑफ एचजीपीआरटी फ्रॉम द स्प्लीन सेल्स। हाइब्रिडोमा जो सेल्स होती है वो बेसिकली आपका एचजीपीआरटी जो जीन होती है वो कहाँ से लेकर आता है, दैट इज स्प्लीन सेल से लेकर के आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अभी आपने मोटी मोटा क्या समझा कि हाइब्रिडोमा एक ऐसा सेल्स है जो कि हाइब्रिड किया गया दो सेल्स का, माइलोमा सेल्स का और प्लाज्मा सेल्स का। क्यों लिया गया माइलोमा सेल्स? क्योंकि माइलोमा सेल्स कैसा है, इमोर्टल है, राइट। प्लाज्मा सेल्स क्या है, आपका एंटीबॉडी को बनाने वाला है। तो उन दोनों को मिक्स करके एक मीडिया यूज किया गया, जिस मीडिया में सिर्फ वही वाले सेल्स सर्वाइव कर पाएंगे जो कि आपके क्या होंगे, फ्यूज्ड वाले होंगे, दैट इज द कैंसरस सेल्स और माइलोमा सेल्स को लेकर के। उसके लिए हैड मीडिया क्या किया गया, यूज किया गया। तो जल्दी से मुझे देख लीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। मो- हाँ, क्या होते हैं मतलब? हाँ, 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 एक्चुअली होता नहीं है, बनाया जाता है। कैंसरस सेल्स को एजीपीआरटी जीन नेगेटिव किया गया, मैनिपुलेशन करके बनाया गया। हाँ, नॉर्मल सेल्स में रहेगा जीपीआर। नॉर्मल सेल्स में दोनों पाथवे चलती हैं, साल्वेज पाथवे भी, डिनोमो पाथवे भी। तो डिनोमो पाथवे के लिए आपका एजीपीआरटी चाहिए होता है, जबकि सॉरी, एजीपीआरटी चाहिए तो साल्वेज पाथवे के लिए चाहिए होता है, और जबकि उसके लिए आपका चाहिए होगा वो एमिनोप्टेरिन, जो कि उसको ब्लॉक कर देता है। तो दोनों पाथवे आपको चलना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चलेगा तो सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन वही है कि फिर धीरे धीरे उसकी रेट जो होती है वो खराब हो जाती है। बाकी लोग बताइए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है? अगर आपको है तो फिर बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या? समझ में आ गया होगा। और अगर एक आध बार आप पढ़ लेंगे कहीं से भी छोटा मोटा कोई बुक भी या कुछ भी, या फिर सिर्फ इसी को भी देख लेंगे दोबारा से ना, तो फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर देखा जाएगा। किसका? कहाँ पे जी? थायमिडिन काइनेज थायमिन को फॉस्फोलिपिडेशंस करने में हेल्प करता है। हाँ, करते हैं। हाइब्रिड सेल्स को, हाँ, हाइब्रिड सेल्स को बनाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज द फ्लो साइटोमेट्री इन फ्लोरेसेंस। अगर अभी इस टेक्निक को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझाने में। अदरवाइज मैं आपको एक और भी टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ाना चाह रहा हूँ। ओके, साइटोकाइन्स, जो कि आपके इम्यूनोलॉजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों जो टेक्निक है फ्लोरेसेंस वाली, वो आपको जब पढ़ाएंगे बायोटेक का इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वहाँ पे कवर करेंगे। जब तक आप इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा पहले से जानते रहेंगे तब आपको समझ अच्छे से आएगी। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आते हैं यहाँ पे साइटोकाइंस पे। साइटोकाइंस क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। आपको बताया गया था कि जब भी आपने पढ़ा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो टी सेल्स होती हैं, और ये टी सेल्स आपका क्या करता है, टी सेल रिसेप्टर्स को कंटेन करता है। और जब भी कोई आपका एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया हुआ रहता है, तो ये क्या करेगा, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। और टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाएगा, टी हेल्पर सेल्स बनाता है और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाता है। हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, इनको आप बोलते हैं दैट इज द साइटोकाइंस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइंस।
और यही साइटोकाइन्स क्या करेगा जा करके बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो यही साइटोकाइन्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है कि वो क्या होता है। सो यहाँ पर आपको दिया गया कि लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, इनका नेचर कैसा होगा, प्रोटीनियस होगा, कंपाउंड साइज में क्या होते हैं, छोटे हैं, तो वेट इनका कम होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट सेल्स लाइक टी सेल्स एंड मोनोसाइट सेल्स, टी सेल्स से या मोनोसाइट सेल्स से प्रोड्यूस किया जा सकते हैं। मे बी पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन नेचर। इनका इनका मतलब क्या हुआ, ऑटोक्राइन का मतलब ये हुआ कि जब जो सेल्स आपकी उस साइटोकाइन को बना रहा है उसी सेल्स पे अगर काम करेगा तो उसको आप बोलेंगे ऑटोकाइन। पैराक्राइन का मतलब ये हुआ कि जिस जो सेल्स बना रही है उसके नियर बाई वाली जो सेल्स होगी अगर उस पर वो अटैक करेगा, काम करेगा, तो उसको आप बोलेंगे पैराक्राइन। और एंडोक्राइन तब बोलेंगे जब उसको डिस्टेंस वाली दूर पे जाकर काम करेगा सेल्स पे, मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल बन रहा है और ये आकर के बेसिकली यहाँ पे टारगेट सेल से काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए वो क्या कर रहा हो, ब्लड मीडियम को यूज कर रहा हो, ब्लड का फ्लो यूज कर रहा हो, उसको आप बोलते हैं दैट इज द एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, तीन कॉन्सेप्ट होता है। ऑटोकाइन का मतलब होता है कि जब कभी आपका कोई एक सेल्स किसी मॉलिक्यूल्स को बनाए और वही मॉलिक्यूल उसी सेल्स पे काम करे, सेल्फ में काम करे, उसको आप बोलते हैं दैट इज ऑटोक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है जो कि नियर बाई सेल्स पे काम करे। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई सेल्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, इसके नियर बाई में सेल्स ये है, यहाँ पे क्या करे आकर के काम करे, उसको बोलते हैं दैट इज द पैराक्राइन। और एंडोक्राइन का मतलब होता है डिस्टेंस वाली सेल्स पे काम करने वाला। ओके, सॉरी। ये जो आपके साइटोकाइंस होते हैं वो टारगेट सेल्स पे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कीमोटैक्सिस कर सकते हैं, अपoptosis कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन कर सकते हैं, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं साइटोकाइंस किसी भी टारगेट सेल्स पे। इन सभी में से कोई सा भी एक कीमोटैक्सिस भी कर सकते हैं, अपoptosis भी कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, कुछ भी काम इनका, इन्हें जो यहाँ पे मेंशन है वो सारे काम कर सकते हैं। साइटोकाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका यहाँ पे देख लीजिए। नंबर पहला है प्लियोट्रॉपी। ये जेनेटिक्स का भी टर्म है। प्लियोट्रॉपी का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई एक ही साइटोकाइंस मल्टीपल फंक्शन को क्या करे, परफॉर्म करे। यहाँ पे आप देखिए ये इंटरल्यूकिन 4 है जो कि आपका एक साइटोकाइंस का एग्जांपल होता है। ये इंटरल्यूकिन 4 क्या करेगा, बी सेल्स पे भी काम करेगा और थेमोसाइट्स पे भी काम करेगा, मास्ट सेल्स पे भी काम करेगा, राइट। बी सेल्स में क्या काम करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। थाइमोसाइट पे क्या करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा। मास्ट सेल पे क्या करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा। सो व्हेनेवर अ सिंगल काइंड ऑफ साइटोकाइंस विल एक्ट ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट यूनिट फंक्शंस नोन एज द प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी is the property of a cytokines in which a single molecules will act on a different kind of a cells and having different unique functions. So ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं दैट इज द प्लियोट्रॉपी। दूसरी प्रॉपर्टी है रोडेंसी। इसका क्या मतलब होता है, जब मोर देन वन आपके साइटोकाइंस मिल करके सेम काइंड के फंक्शन को परफॉर्म करें या सेम काइंड के टारगेट सेल पे क्या करे, काम करे, उनका मतलब अटैक करे, और उनका काम क्यूमुलेटिव सिर्फ एक हो, दैट इज नोन एज द रुडेंसी। सो रुडेंसी कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, when a multiple more than one kind of a cytokines will target a single kind of a या same kind of a cells and will perform single kind of a functions is known as the rudency। तो रुडेंसी का मतलब होता है कि जहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 डिफरेंट काइंड के आपके साइटोकाइंस हैं, ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, बी सेल को टारगेट कर रहा है, और बी सेल क्या कर रहा है, प्रोलिफरेशन कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ये बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये भी इंडिविजुअल इंटरल्यूकिन 4 भी बी सेल पे काम कर सकता है, इंटरल्यूकिन 5 भी बी सेल पे काम कर सकता है। इंडिविजुअल जो काम करने की रेट होगी, जब इनको क्यूमुलेटिव काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, तो वो रेट क्या होगी, बढ़ जाती है। उसको आप बोलते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है सिंक्रोनस, एक साथ में मिला जुला करके, राइट। इसके बाद है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, मतलब अगर एक कोई सेल्स इंटर मतलब मान लीजिए कोई भी साइटोकाइंस किसी एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा हो, तो दूसरा वाला साइटोकाइंस उसको क्या कर रहा हो, डीएक्टिवेट कर रहा हो, तो ऐसे केसेस को आप बोलते हैं दैट इज द एंटागोनिज्म के नाम से जाना जाता है। सो साइटोकाइंस आर द लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द टी सेल्स एंड मोनोसाइट सेल्स एंड मे बी द पैराक्राइन, इंडोक्राइन एंड autocrine in nature, and they perform various kinds of effective functions on the target cells like the chemotaxis, apoptosis, metabolic activation, proliferation, differentiations, etc. And cytokines have different kind of a property like the pleiotropy, rudency, and synergy and antagonism. And इन सब के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। So this is the idea about the cytokines. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब हुआ कि अगर एक कोई साइटोकाइंस किसी एक सेल पे कोई प्रोसेस को क्या कर रहा होगा, स्टार्ट कर रहा होगा, तो दूसरा कोई साइटोकाइन जो कि एंटागोनिस्टिक नेचर का होगा, वो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा।
ठीक है जी। प्रॉपर्टी, फंक्शंस, नेचर एंड उनका उनके फीचर्स, ये सबको बारे में अच्छे तरीके से जानते रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं एमएससी मॉलिक्यूल्स पे। एमएससी मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आपके इम्यून सेल्स में, मतलब इम्यून सिस्टम में बनने वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल है, या एक ऐसा ये मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से आप सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाता है। यही वो मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट करता है अपने आप को और बताता है कि हमारी बॉडी का सेल्स है और ये दूसरे बॉडी का सेल्स है। तो उसी एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ जीन फॉर एमएससी मॉलिक्यूल। जितने भी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के पास एमएससी मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो जरा मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबिया, मैमल्स एंड, चलिए चालू से बताइए। हम्म, सारे वर्टिब्रेट। पक्का? पक्का? चलिए, तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आने वाले होंगे उन सभी के बॉडी में आपका एमएससी मॉलिक्यूल्स के लिए जीन पाया जाता है, मतलब एमएससी मॉलिक्यूल्स बनेगा। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। एमएससी मॉलिक्यूल ही है जो उसकी वजह से आपकी इम्यून सेल्स जो होती है वो इस बात को पहचानती है कि ये वाली सेल्स आपकी है या आपके बाहर की सेल्स, मतलब बॉडी के बाहर की सेल्स है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में रोल प्ले कौन करेगा? दैट इज द एमएचसी मॉलिक्यूल्स। मेजर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ओके। एमएससी जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 इन ह्यूमन बींग्स एंड ऑन 17 इन माइस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाया जाता है, जबकि माइस के केस में क्रोमोसोम नंबर 17 पे पाया जाता है। हाईली पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। वेरी गुड। व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीमॉर्फिक? जी। गुड। पॉली मीन्स मोर, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म। इसके पास एक से ज्यादा फॉर्म पाया जाता है, जिसके हिंदी में बहुरूपिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहुरूपिया। मज कई सारे रूप को धारण करने वाले आदमी को बोलते हैं बहुरूपिया। ओके, जैसे मतलब किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो कि अलग-अलग टाइम पर आपके अलग-अलग रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो हाइली पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि एमएससी मॉलिक्यूल्स के कई सारे फॉर्म्स देखने को आपको मिल सकते हैं और ये हाइली पॉलीमॉर्फिक इन नेचर में माने जाते हैं। सो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को शो करने वाले बहुत अच्छा एग्जांपल कौन है? दैट इज एमएससी मॉलिक्यूल। कोडोमिनेंट इन नेचर। आपने जेनेटिक्स तो अभी पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको समझिए। डोमिनेंट नेचर होता है और रिसेसिव नेचर होता है और कोडोमिनेंट नेचर होता है। कोडोमिनेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं पेश करता हूं, दैट इज द ब्लड ग्रुप। कौन सा? ब्लड ग्रुप। ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे दोनों ही जीन्स अपने आप में ना तो किसी कोई रिसेसिव हो ना ही कोई डोमिनेंट हो, अपना अपना इफेक्ट अगर प्रूफ करते हैं तो उसको आप बोलते हैं को डोमिनेंट इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लड ग्रुप में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा होगा कि जो एंटीबॉडी ए होता है उसके पास जीन होते हैं दैट इज आई की पावर ए, और एक होता है आई की पावर बी, और एक होता है आई की पावर नॉट। ये दोनों ये दोनों क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं आई की पावर ओ पे, बट ये दोनों आपस में क्या होते हैं? को डोमिनेंट होते हैं।
जहाँ कहीं पे भी आपने देखा होगा जिसका ब्लड ग्रुप आपका AB होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास एक जीन कौन-सी थी I की पावर A वाली और एक कौन-सी थी I की पावर B वाली। इसको आप बोलते हैं ब्लड ग्रुप AB। जब कभी भी आपके दोनों ये इस तरीके से एंटीजन मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका दोनों का आता है, ना कि आपका A या B का फॉर्म आएगा। आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा है दैट इज़ A, B, AB एंड O। तो ये कब होता है? जब आपके दोनों टाइप के एंटीजन प्रेज़ेंट होते हैं दैट इज़ द A और BB। ये तब होता है जब आपके कोई भी एंटीजन प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, राइट? तो कोडॉमिनेंट का मतलब ये होता है कि जब दोनों ही आपके जीन्स अपना-अपना एक्सप्रेशंस दिखाएँ, अपना-अपना इफ़ेक्ट दिखाएँ, तो उसको आप बोलते हैं कोडॉमिनेंट इन नेचर। अभी जब आप पढ़ेंगे आरएफएलपी को लेकर के, आरएफएलपी, आरएपीडी और एएफएलपी, तो वहाँ पर भी इनका यूज़ आता है, राइट? ओके। सो टाइप्स में बेसिकली वैसे तो एमएससी मॉलिक्यूल 3 टाइप्स का होता है, लेकिन लिटरली इनकी ज़रूरत सिर्फ 2 टाइप की होती है, और दोनों टाइप का क्या-क्या यूज़ है इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नंबर पहला है दैट इज़ एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट। प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे पाया जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपके बॉडी के कौन से सेल्स पे एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट नहीं पाई जाएगी? और कोई? क्वेश्चन मार्क। बताइए, आरबीसी को छोड़ करके आपके बॉडी में कौन सी ऐसी सेल्स है जो कि ई न्यूक्लिएटेड है? और कोई मुझे जरा बताए कि आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं है? अमित, आपको शायद मेरे ख्याल से बता चुका हूँ, तो थोड़ा दूसरे को ही मौका दिया जाए। अगर आपको पता है तो आप मत बताइए, और अगर मालूम नहीं है तो आप बता सकते हैं। आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर वो सेल्स कैसे गवर्न हो रही है? बताइए भाई। आपने आरबीसी सेल्स का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, ऐसे बीच में डिस्क जैसा बना हुआ रहता है, गोलू सा। My question is about why RBC does not contain nucleus, and why there is a process of removal of nucleus from the RBC cells. Is there any significance? Is there any need to carry more oxygen? May be okay. मे बी में डाल देते हैं। और कोई? वेरी गुड। फटाफट लगाइए, ये सारे क्वेश्चन आपको ना अपने इंटेलेक्चुअल से आंसर करना चाहिए। आरबीसी, इतनी सारी सेल्स हैं आपकी बॉडी में, सिर्फ आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं है भाई? क्या कारण है? आंसर नहीं करते हैं आप लोग। न्यूक्लियस प्रोटीन का बना होता है? क्या बोल रही है ये? क्या बोल रही हो जी ज्योति? टू कैरी ऑक्सीजन, अनामिका ने आंसर किया है। मोर स्पेस, वेरी गुड। चलिए, कुछ तो आंसर मिला, और अच्छा आंसर मिला है। चलिए, टाइम लॉस नहीं करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। ये क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिएगा। आरबीसी सेल्स में बेसिकली न्यूक्लियस का रिमूवल किया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को, मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर सके, और हीमोग्लोबिन जितना कैरी कंटेन करेगा उतने क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो आरबीसी सेल्स का सिर्फ एक ही पर्पज होता है, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी सेल्स। सारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसकी जिम्मेदारी, किसकी? आरबीसी सेल्स की है। तो आरबीसी सेल्स के सारे ऑर्गन्स को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, पूरा हट जाता है। मेच्योरिटी जब भी हीमेटोपोइसिस होती है तो उस टाइम पे ये रहता है। मैच्योरेशन के टाइम पे इनका सबका क्या किया जाता है? सब रिमूव रिमूव कर दिया जाता है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन कर सके, और जितना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा उतनी ऑक्सीजन क्या करेगा? कैरी आउट करेगा। दैट इज वाई यहाँ से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। सवाल मेरा ये था कि आरबीसी को छोड़ करके आपकी बॉडी में कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है? ये कल की क्लास में आप लोग बताएंगे। अभी टाइम लॉस नहीं करेंगे।
सो बताया गया कि एमएससी मॉलिक्यूल जो फर्स्ट होगा वो आपके सभी ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस होगी उन सब पे पाई जाएगी। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा ब्रैकेट में लिखने के लिए कि किन पे नहीं पाया जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया है कि आरबीसी, उसके अलावा कॉमा लगा करके आप लिखेंगे और बताएंगे विकल्प। ओके। नेक्स्ट है दैट इज द आरबीसी एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड, और ये सिर्फ स्पेशल टाइप का है, प्रेजेंट ओनली ऑन एपीसी, दैट इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे माइक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स। ये तीन टाइप के सेल्स पर आपका एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड पाया जाएगा, बाकी आपके सभी सेल्स पे क्या पाया जाएगा, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट पाया जाएगा। यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है आपका टी सेल्स से, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ओके। एमएससी मॉलिक्यूल और एमएससी मॉलिक्यूल, इनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा टी हेल्पर सेल्स से कौन बाइंड करेगा, एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड, और टीसी सेल्स से कौन बाइंड करेगा, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट। ठीक। कैसे याद रखेंगे, हेल्पर मीन्स हाफ, हाफ कौन है, टू, 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ। तो एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड हमेशा किससे बाइंड करता है, दैट इज द टी हेल्पर सेल से। एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट किससे बाइंड करेगा, टी हेल्प साइटोटॉक्सिक सेल्स से। यहाँ चलिए जैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन याद रहना चाहिए आपके पास। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट और सेकंड के स्ट्रक्चर को लेकर के। एमएससी मॉलिक्यूल जो फर्स्ट होती है वो सिंगल आपका इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें 3 डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ये सिंगल प्रोटीन पेप्टाइड है जिसमें 3 डोमेन्स होते हैं। एक्स्ट्रा एक डोमेन होती है, इसको आप बोलते हैं बीटा 2 एम, मतलब माइक्रो। ये इस पेप्टाइड का पार्ट नहीं होता, लेकिन इसके फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपका आता है दैट इज द एमएससी मॉलिक्यूल। 3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होते हैं, एक तो होता है आपका एमएससी मॉलिक्यूल, और एक तो होता है आपका सीडी मॉलिक्यूल, और एक आपका होता है सेल मतलब टी सेल्स। तो इन तीनों को पहले कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कि अगर आपका कोई टी हेल्पर सेल है तो उससे कौन बाइंड करेगा, एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड बाइंड करेगा। और अगर टी साइटोक्सिल सेल्स है तो उससे कौन बाइंड करेगा, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट बाइंड करेगा। तो इससे CD8 और इससे CD4। अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। CD4 मतलब हाफ है, हाफ का मतलब 2 है, 2 जो डिवाइड करेगा उससे बाइंड करेगा, एच से करेगा। एच मीन्स हाफ, हाफ का मतलब 2। और अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और हाफ से बाइंड करेगा। ये 1, 8 और सी से बाइंड करेगा। तो टी हेल्पर सेल मीन्स टी एच सेल्स का कॉम्बिनेशन किस साथ में होगा, सेकेंड एमएससी से और CD4 से। ये कई बार एग्जाम में सीएसआईआर में पूछा चुका है मैच कराने के लिए, एमएससी मॉलिक्यूल, CD4 और सीडी मॉलिक्यूल्स और टी सेल्स का, इन तीनों कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है। स्ट्रक्चर पे आते, ये समझ में आया कि नहीं। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आपको बताया जा रहा है कि एमएससी मॉलिक्यूल जो फर्स्ट होता है उसके पास से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें 3 डोमेन होते हैं, 1, 2, 3, मतलब कि अल्फा बीटा, मतलब अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। जिनमें से ये वाले जो डोमेन्स होते हैं ये एंटीजन को बाइंड करते हैं, बाकी आपका ये CD8 को बाइंड करने वाली साइट्स होती है। पूछा जाता है सवाल कि एमएससी मॉलिक्यूल्स के कौन से डोमेन से CD मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा 3 है, अल्फा 3 डोमेन से क्या करता है, ये बाउंड करता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 चेन दिखाई दे रहे हैं जो कि हेटेरो है। एक अल्फा है और एक बीटा है, और एक चेन में आपके 2 डोमेन्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। यहाँ पे आपका सिंगल चेन है दैट इज़ द अल्फा, और उसके पास 3 डोमेन है दैट इज़ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ये आपका होमोमर है, मतलब मोनोमर है। ये क्या है, आपका हेटेरोडाइमर है। ये क्या है, मोनोमर है। ये कैसा है, हेटेरोडाइमर है, राइट। मतलब कि यहाँ पे 2 चेन है। यहाँ पे आप देखिए CD8 मॉलिक्यूल किससे बाइंड कर रहा है, B2 वाले से बाइंड कर रहा है। किससे बाइंड कर रहा है, B2 वाले से। जबकि ये आपका अल्फा 1, अल्फा 2 से, बीटा 1 और अल्फा 1 और बीटा 1 किससे बाइंड करेगा, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल से। तो ये डोमेन याद रखिएगा, इनका अल्फा अल्फा, इनका अल्फा 1, बीटा 1। ओके। तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। पूछा जाता है कभी कभी कि इनका चेन कितने से मिलकर के बने होते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इनका क्या स्ट्रक्चर है। और
अब आज के लिए इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को आज कवर कर दिया। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, इसके बाद साइटोकाइंस पढ़ लिया, इसके बाद आपने एमएससी मॉलिक्यूल पढ़ लिया। सो बेसिकली आज की जो क्लास रही वो ठीक रही, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया और कवर भी कर लिया। अब मुझे कल के बारे में आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेना है कि कल का क्या आप लोगों का अवेलेबिलिटी है और किस तरीके से आप लोग जो है क्लासेस को करना चाहते हैं, टेस्ट को देना चाहते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट जितने लोग जुड़े हैं अभी, और आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि अभी रात के 11:30 बजे भी आप लोग जुड़े हैं। 3 लोग जो कि इनिशियली जुड़े थे पहले जा चुके हैं, है ना? लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनसे बात हो जाए कि कल की क्लास को लेकर के क्या आप लोगों का रहेगा, कि कैसे क्लास को